है द्रोणा बैच। इस बैच में हम साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2 और उसी के साथ साथ एसएसटी के सारे सिलेबस लाइन टू लाइन एकदम अच्छी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो को, इसी वीडियो को नहीं, 60 दिन तक जो लगातार वीडियो अपलोड होने वाले हैं, इन सारे वीडियो को लगातार अच्छे तरीके से पढ़ना है, देखना है, समझना है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस एक्सरसाइज से ही नहीं आते हैं। आप लेसन में कितना अच्छा समझे हैं, लेसन को आप कितना अच्छे से जानते हैं, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले साइंस 1 का पहला चैप्टर ग्रेविटेशन। इसमें सबसे ही पहला क्वेश्चन पूछा है, कैन यू रिकॉल में, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स लगाता हूं तो मुझे कौन कौन से इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो ये हो सकता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, वेट 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 मैं थोड़ा साइज चेंज करता हूं इसका। कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो क्या करने लगेगा, मोशन करने लगेगा। या फिर मान लो कोई ऑब्जेक्ट मोशन पे है तो उस पर फोर्स लगाने से वो रेस्ट भी कर सकता है। या फिर मैं कहता हूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके स्पीड को भी मैं चेंज कर सकता हूं फोर्स लगाकर। या तो स्पीड बढ़ सकता है या तो स्पीड घट सकता है। जैसे कि मान लो ये बॉल इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड और मैं इस पर फोर्स लगाता हूं तो हो सकता है कि इसका स्पीड क्या हो सकता है, क्या अगर मैं इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। या फिर बॉल इस डायरेक्शन में जा रहा है और मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा देता हूं तो इसका स्पीड कम भी हो सकता है। साथ साथ में मैं किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर सकता हूं जब मैं उस पर फोर्स लगाता हूं। ओके, मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है इधर, व्हाट टाइप्स ऑफ फोर्स आर यू फैमिलियर विद। आप कौन कौन से तरह के फोर्स से फैमिलियर है। ये सारी चीजें हम क्लास 8 या क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ चुके हैं कि बहुत तरह के फोर्स होते हैं, मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, बहुत तरह के फोर्स होते हैं। ओके, तो अभी आगे चलते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि इस चैप्टर में हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं। क्योंकि मैंने बोला ना, फोर्स तो बहुत तरह के हैं, मस्कुलर है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसी के साथ साथ एक और फोर्स है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स। और इस चैप्टर में हम ग्रेविटेशन को ही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे ग्रेविटेशन फोर्स होता क्या है। देखो क्या लिखा है, वी हैव सीन इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट द ग्रेविटेशन फोर्स इज अ यूनिवर्सल फोर्स एंड एक्ट नॉट ओनली बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बट ऑल्सो बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। कहने का मतलब ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये यूनिवर्सल फोर्स है। यूनिवर्सल फोर्स मतलब क्या, ये पूरे यूनिवर्स में देखने को मिलता है। हमें लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या, कि मैंने बॉल फेंका और वो बॉल अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। कहने का मतलब ये है कि अर्थ के 2 ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा है वही ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है। यूनिवर्स में किसी भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में अगर फोर्स लग रहा है, किसी भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लग रहा है तो वो कौन सा फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। जैसे कि एग्जांपल में बोलूं कि हमने देखा है कि बीच में कौन है, सन है, इसके अगल बगल कौन घूम रहा है, प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो प्लैनेट्स और इन सन के बीच में भी क्या है, एक फोर्स है, उसे हम कौन सा फोर्स कहते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स। उसी के साथ साथ अगर मैं कहता हूं कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी पे कोई एप्पल गिर रहा है, एप्पल नीचे गिर रहा है, तो ये एप्पल क्यों गिर रहा है, क्योंकि पृथ्वी क्या कर रहा है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये है कि 2 ऑब्जेक्ट अर्थ के या फिर 2 ऑब्जेक्ट यूनिवर्स के, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट पूरे ब्रह्मांड में, इनके बीच में जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, मूव करते हैं। As we have learned the phenomena of gravitation was discovered by Sir Isaac Newton। और हम सभी को मालूम है कि ग्रेविटेशन को बताने वाला कोई और नहीं, सर इसाक न्यूटन थे। कौन थे, सर इसाक न्यूटन। ओके, एज द स्टोरी गोज ही डिस्कवर्ड द फोर्स बाय सीइंग एन एप्पल फ्रॉम अ ट्री ऑन द ग्राउंड। क्या हुआ, मैं एक सिंपल सा बता देता हूं कि सर इसाक न्यूटन को ये बात सूझी कैसे, ग्रेविटेशन के बारे में पता कैसे चला। तो वही कहानी है कि एक पेड़ के नीचे बैठे थे, एप्पल का पेड़ था, गलती से एप्पल नीचे गिरा तो उनके मन में सवाल ये आया कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरता है, एप्पल क्यों नहीं उड़ के साइड में चला गया, क्यों नहीं वो ऊपर चला गया, वो नीचे ही क्यों आया। बात सही है। तो इसी सोच के साथ उन्होंने आगे चल के किसका डिस्कवर किया, ग्रेविटेशन का। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि न्यूटन के सर पे एक नारियल गिर गया रहता तो आज ये होता ही नहीं ना, इसका सोच हम पढ़ते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही। He wondered why all the apple fall vertically downward, not an angle of the vertical. Why do they not fly up the horizontal direction? वही बात है, वो ऐसे ही एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे, उन्हें क्या हुआ, एप्पल के पेड़ से एक एप्पल नीचे गिरा, वो भी कैसा, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो उनके मन में एक ख्याल आया कि ये एप्पल हॉरिजॉन्टली क्यों नहीं गया, या फिर एप्पल थोड़ा दूर जाके क्यों नहीं गिरा, या फिर एप्पल पेड़ से मतलब पेड़ से टूटने के बाद ये ऊपर क्यों नहीं गया, ये नीचे ही क्यों आता है।
ऐसा इनके मन में क्या आया, सवाल आया। आफ्टर मच थॉट ही केम टू द कंक्लूजन दैट अर्थ मस्ट बी अट्रैक्टिंग एप्पल टुवर्ड इटसेल्फ एंड दिस अट्रैक्टिंग फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब बहुत विचार, बहुत सोच के बाद इन्होंने एक कंक्लूजन दिया, और कंक्लूजन क्या था, कंक्लूजन ये था, उन्होंने बोला कि देखो भाई, सवाल भी यही बंदे का और जवाब भी यही बंदे का। ये बंदे के मन में सवाल है एप्पल नीचे क्यों गिरता है, और इसने खुद ही जवाब ढूंढ लिया, और इसने पता लगाया कि ये एप्पल इसलिए नीचे गिरता है क्योंकि पृथ्वी के केंद्र में, सेंटर में पृथ्वी के सेंटर जो है, पृथ्वी का सेंटर, ये क्या करता है, इस एप्पल पे एक फोर्स एग्जर्ट करता है अपनी तरफ। मतलब जब एप्पल ऊपर से गिर रहा है छोटा पेड़ से, तो नीचे ही क्यों आ रहा है, क्योंकि पृथ्वी के सेंटर से कौन सा एक फोर्स आ रहा है, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी का नाम उसने ग्रेविटेशनल फोर्स दिया, और वो एप्पल को क्या कर रहा है, अपनी तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड पुल कर रहा है। ओके, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मैं कहता हूं कि मान लो अगर ये पेड़ यहाँ ऐसा होता तो क्या होता, तो कुछ नहीं, यहां से जब एप्पल गिरता तो भी कहां जाता, सेंटर की तरफ जाता। अगर ये पेड़ इधर होता तो जब एप्पल यहां से गिरता तो ये भी कहां जाता, टुवर्ड द सेंटर। कहने का मतलब ये है कि इस पृथ्वी के सरफेस पे कहीं भी ट्री हो तो हमेशा उस ट्री से, या फिर कोई भी चीज हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो कभी भी गिरेगा डाउनवर्ड तरफ, मतलब नीचे की तरफ, तो हमेशा कहां गिरेगा, टुवर्ड द सेंटर, मतलब हमेशा टुवर्ड द सेंटर जाएगा। न्यूटन थॉट दैट इफ द फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशन एक्ट ऑन एप्पल ऑन द ट्री एट अ डिफरेंट हाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ कैन इट ऑल्सो एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट एंड इवन अ ग्रेटर हाइट मच फादर अवे फ्रॉम द अर्थ, लाइक फॉर एग्जाम्पल द मून। कहने का मतलब क्या, न्यूटन के मन में जानते हो भाई, वो क्या ही बोलूं मैं, न्यूटन के मन में बहुत सारे ख्याल आए। न्यूटन ने ये भी सोचा कि क्या इतने दूर, मतलब पृथ्वी से इतने हाइट के ही चीजों को पृथ्वी खींच सकता है क्या, या फिर वो बहुत दूर चीजों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मून, हमें मालूम है मून कौन है, हमारे पृथ्वी का एक नेचुरल सैटेलाइट है। तो मैं कह रहा हूं क्या इस एप्पल को ही ये पृथ्वी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, नहीं, ये अगर इस पृथ्वी से अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर भी चला गया है तो इस ऑब्जेक्ट को भी ये क्या करेगा, मतलब खींचने के लिए कौन सा फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। इसका मतलब क्या कि मून पे भी पृथ्वी का फोर्स लगता है, एग्जर्ट होता है। कहने का मतलब ये, कोई ऑब्जेक्ट पास में हो चाहे दूर हो, उस पर कौन सा फोर्स लगने वाला है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगने वाला है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो क्या लिखा है इधर, टाई अ स्टोन टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, take the other end in your hand and rotate the string so that the stone move along a circle as shown this figure 1.2। इस फिगर 1.2 के ए में क्या दिख रहा है कि एक बच्ची है, उसने क्या किया, एक रस्सी लिया है, क्या लिया है, एक रस्सी लिया है, और इस रस्सी के एक एंड में क्या बांधा है, पत्थर बांधा है, और दूसरा एंड अपने हाथों से पकड़ा है, और यह कर रही है, इसको गोल गोल घुमा रही है। ठीक है, आगे क्या बोला है, आर यू अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन द स्टोन। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब तुम किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में घुमाते हो तो क्या तुम इस पत्थर या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है इधर, क्या तुम इस पर फोर्स लगाते हो क्या। आगे चलते हैं, और क्या क्वेश्चन पूछा है, इन विच डायरेक्शन इज दिस फोर्स एक्टिंग, और ये जो फोर्स लगता है वो कौन से डायरेक्शन में लगता है। सेकंड क्वेश्चन ये है, हाउ विल यू स्टॉप दिस फोर्स फ्रॉम एक्टिंग, और जो ये फोर्स अगर लग रहा है फोर्स, तो इसको तुम रोकोगे कैसे। तो याद रखना, अगर कोई ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है तो हाँ उस पर फोर्स लग रहा है, कहाँ लग रहा है, तो वो फोर्स लग रहा है टुवर्ड द सेंटर। अगर उस फोर्स को रोकना है तो एक काम करो, सेंटर से फोर्स लगाना बंद कर दो, तो क्या होगा, फोर्स लगना बंद हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ओके, व्हाट विल द इफेक्ट ऑन द स्टोन, तो अगर तुम फोर्स लगाना बंद करते हो, अचानक से गोल घूम रहा है, तुम छोड़ देते हो, तो कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो ये जो पत्थर है ये स्ट्रेट में क्या हो जाएगा, फेंका जाएगा। स्ट्रेट में फेंका जाएगा मतलब क्या, कहां फेंकाएगा वो भी देखते हैं एक बार अच्छे से। एज लॉन्ग वी आर होल्डिंग द स्ट्रिंग वी आर पुलिंग द स्टोन टुवर्ड अस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड आर अप्लाइंग अ फोर्स टुवर्ड इट, द फोर्स स्टॉप एक्टिंग इफ वी रिलीज द स्ट्रिंग। वही क्वेश्चन कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उसमें फोर्स लग रहा है, हाँ लग रहा है, कहाँ लग रहा है, टुवर्ड द सेंटर लग रहा है। क्या उस फोर्स को मैं रोक सकता हूँ, हाँ रोक सकता हूँ, स्ट्रिंग को छोड़ दो, फोर्स रुक जाएगा। आगे, in this case the stone will fly off along a straight line which is the tangent to the circle at the position of the stone when the string is released because this is the direction of the velocity at that instant of time। तो कहने का मतलब क्या, तो कहने का मतलब क्या कि ये स्ट्रेट में ही क्यों गया छोड़ने के बाद, क्योंकि क्या होता है जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन ट्रैवल करता है, सर्कुलर मोशन में मूव करता है, तो होता क्या है, इसकी जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन बार बार चेंज होता है, बार बार चेंज होता है। और इस डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इस डायरेक्शन को हम समझते कैसे हैं, तो जहां पे ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट में, उस पॉइंट पे क्या करो, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, उस डायरेक्शन में एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। क्या ड्रॉ कर दो, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। और जब तुम यहाँ पर अपना हाथ छोड़ते हो और ऑब्जेक्ट यहाँ तक पहुंचा है और तुम यहाँ स्ट्रिंग छोड़ देते हो, तो ये ऑब्जेक्ट गोल नहीं घूमेगा, ये इस डायरेक्शन फेंका जाएगा। मान लो तुमने स्ट्रिंग पकड़ा है, स्ट्रिंग यहाँ तक तुमने पकड़ा है, यहाँ तक पकड़ा है, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ
आ गया है, और तब जाकर अगर तुम स्ट्रिंग छोड़ते हो तो ये पत्थर या फिर जो भी स्टोन या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है वो कौन से डायरेक्शन में फेंकाएगा, इस डायरेक्शन में फेंका जाएगा। ओके, तो सर्कुलर मोशन तो क्लियर होगा। अब बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। तो वही सेम अभी हमने पढ़ा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पर कोई फोर्स लगता है, हाँ लगता है। कहाँ लगता है? टुवर्ड द सेंटर। और उसी फोर्स को हम लोग कौन सा फोर्स कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। आगे, centripetal means center seeking, that is the object try to go toward the center of the circle because of this force। और centripetal force को ही क्या कहते हैं? center seeking कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है हमेशा कोशिश करता है, क्योंकि इसमें फोर्स लग रहा है ना, ये हमेशा क्या, इस पे कोई फोर्स लग रहा है, कहाँ लग रहा है? हमेशा टुवर्ड द सेंटर। ओके, आगे चलते हैं। यू नो दैट द मून विच इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ गोज अराउंड इट डेफिनाइट ऑर्बिट, द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द मून एज वेल एज स्पीड ऑफ द कॉन्स्टेंटली चेंज ड्यूरिंग दिस मोशन। डू यू थिंक सम फोर्स इज एक्टिंग ऑन द मून? व्हाट मस्ट be the direction of this force? How would you this motion have been no such force act on it? Do the other planet in the solar system revolve around the sun is a similar fashion? In this similar force acting on them, what must be the direction? Same वही चीज कि मैं नॉर्मली कहूँ कि अर्थ है, अर्थ के अगल बगल एक नेचुरल सैटेलाइट जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मून। मून क्या होता है? रिवॉल्व करता है। मतलब मून भी कौन सा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। तो सीधी सी बात है, तो मून भी अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो मून पे भी कौन सा फोर्स लग रहा होगा? मतलब मून भी कौन सा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन। और इससे भी कौन सा फोर्स लग रहा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। और कहाँ लग रहा होगा? टुवर्ड द सेंटर। इसी पे नहीं, अगर मैं नॉर्मली कहूँ, अच्छा ये ले लिया था क्या मैं, सॉरी, ये अर्थ है और ये मून है। ओके, तो इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? कहाँ लग रहा है? टुवर्ड द सेंटर। और कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। उसी तरह जितने भी प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं? सन के अराउंड में घूमते हैं। तो वो सब प्लैनेट्स भी क्या है? सन के अराउंड में क्यों घूम रहे हैं? कि सन क्या कर रहा है? उस पर हर प्लैनेट पे फोर्स लगा रहा है। कहाँ लगा रहा है? अपनी तरफ लगा रहा है। मतलब उन प्लैनेट को फोर्स कहाँ लगता है? टुवर्ड द सन। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्लियर होगा। स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट केपलर लॉ। नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट करते हैं हम लोग? केपलर्स लॉ। ओके, तो देखते हैं क्या लिखा है इधर। प्लैनेटरी मोशन हैड बीन ऑब्जर्व बाय एस्ट्रोनॉमर्स सिंस एंशिएंट टाइम। सीधी सी बात है, आज से बहुत साल पहले जो ऋषि मुनि लोग थे वो लोग क्या करते थे? प्लैनेटरी मोशन, मतलब जो ग्रह थे, ग्रह बोलते थे वो लोग, तो ग्रहों का बोलते हैं ना पोजिशंस, कहाँ पे कौन सा ग्रह है वो अनुमान लगाते रहते थे। बिफोर गैलीलियो ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्लैनेट पोजीशन वी आर मेड विद नेकेड आइज। और हम सभी को मालूम है गैलीलियो कौन था? जिसने टेलीस्कोप का आविष्कार किया। मतलब गैलीलियो से पहले जितने लोग थे वो प्लैनेट का पोजीशन अपनी नेकेड आइज, मतलब ऐसे ही नॉर्मली बैठ के रात के अंधेरे में बैठकर ऊपर के तारों को देखकर वो प्लैनेट्स का पोजीशन का अनुमान लगाते थे। ओके, तो लेकिन गैलीलियो के बाद क्या हुआ? सब कुछ बदल गया होगा, क्योंकि गैलीलियो ने क्या दे दिया? टेलीस्कोप दे दिया। आगे चलते हैं। बाय द 16th सेंचुरी अ लॉट ऑफ डाटा वेर अवेलेबल अबाउट द प्लैनेटरी पोजीशन एंड मोशन। और ये मतलब कहने मतलब ये है कि बहुत सालों से चल रहा था, बहुत सारे ऋषि मुनि, बहुत सारे साइंटिस्ट क्या कर रहे थे? प्लैनेट का मोशन ऑब्जर्व कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या? बहुत सारे डाटा हमारे पास प्रेजेंट थे प्लैनेट के मोशन के। अलग अलग साइंटिस्ट का अपना अपना डाटा था। मतलब कह दूं मैं नॉर्मली तो प्लैनेट्स के बहुत सारे क्या थे हमारे पास? डाटास थे। जोन्स केपलर स्टडी दिस डाटा। और जोन्स ये केपलर ने क्या किया? इन सारे डाटास को क्या किया? स्टडी किया। ही नोटिस दैट द मोशन ऑफ द प्लैनेट फॉलो सर्टेन लॉ। ही स्टेट 3 लॉ डिस्क्राइबिंग प्लैनेटरी मोशन। तो उसने क्या देखा? जब अलग अलग साइंटिस्ट के सबके डाटा उसने रीड किया, रीड करने के बाद उसने कुछ कॉमन चीजें देखा, कुछ कॉमन चीजें, और उन्हीं कॉमन चीज को उसने आगे जाके 3 लॉ बना दिया। उसको बोला उसने 3 प्लैनेटरी मोशन लॉ। तो उसी को हम लोग बोलते हैं केपलर्स लॉ भी। तो स्टार्ट करते हैं। वो 3 केपलरी या फिर 3 प्लैनेटरी लॉ कौन से थे? तो सबसे पहला प्लैनेटरी लॉ है केपलर फर्स्ट लॉ। कौन सा है? केपलर फर्स्ट लॉ। केपलर फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट, ऑर्बिट मतलब क्या? वो पाथ जिसमें प्लैनेट रिवॉल्व करता है, इज एन इलिप्स विद द सन एट द वन ऑफ द फोकाई। कहने का मतलब ये है प्लैनेट जिस, मतलब मैं बोल देता हूं, मान लो अर्थ है, अर्थ जिस प्लैनेट जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, जिस ऑर्बिट में जिस पाथ में वो रिवॉल्व कर रहा है, वो पाथ कैसा है? एलिप्स शेप का है। कौन सी शेप का है? एलिप्स शेप का है। और उस एलिप्स के या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, क्योंकि एलिप्स में 2 फोकस होते हैं और 2 फोकस को क्या कहते हैं? फोकाई कहते हैं प्यूरल वर्ड में। तो ये या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे क्या है? सन है। किसी एक जगह पे मान लो मैं यहाँ पे सन बना देता हूँ। तो चलो, तो केपलर्स का पहला नियम क्या था? कि प्लैनेट जिस पाथ में रिवॉल्व करता है उसे हम ऑर्बिट कहते हैं, और उसका शेप कैसा होता है? एलिप्स शेप का होता है। और उस एलिप्स के 2 फोकस में से किसी एक फोकस पे कौन होता है? सन होता है। ओके, आगे चलते हैं। केपलर्स का दूसरा लॉ क्या था?
द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझाता हूँ इसको कैसे, देखो ध्यान से। मैं कहता हूँ मान लो ये कौन है, बोला ना मैंने यहाँ दो फोकस होंगे, दो फोकस, किसी दो फोकस में से एक फोकस पे क्या बना दो, सन बना दो। मतलब वो कहते हैं कि जो प्लैनेट जिस ऑर्बिट में घूम रहा है वो कौन है, एलिप्स है। और एलिप्स में दो फोकस होते हैं, तो किन्हीं दो फोकस में से एक फोकस पे क्या होगा, सन होगा। देखो इस पे यहाँ सन बनाया, इस पे यहाँ सन बनाया। मैं कहता हूँ कि मान लो ये प्लैनेट ए है, प्लैनेट ए मतलब मान लो प्लैनेट अर्थ है, ये ए पोजीशन पे है। तो सन और इस प्लैनेट के बीच में जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये क्या करता है, स्वीप करता है, स्वीप करता है। स्वीप मतलब क्या, जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये क्या करेगा, रिवॉल्व होगा, रिवॉल्व होगा, रिवॉल्व होगा और आगे बढ़ेगा। मतलब ये ए पोजीशन से कौन से पोजीशन पे जाएगा, बी पोजीशन पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा, बी पोजीशन पे जाएगा। इतना देखना, मैं कह रहा हूँ इस प्लैनेट को ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जाने के लिए 1 महीने का समय लगा। मान लो कितना महीने का समय लगा, 1 महीने का समय लगा। और यही प्लैनेट जब रिवॉल्व करते 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 यहाँ तक पहुंचेगा। अब यहाँ भी 2 पॉइंट ले लेता हूँ, कोई भी 2 पॉइंट। मैं कहता हूँ ये सी पॉइंट, मैं कहता हूँ प्लैनेट को सी पॉइंट से डी पॉइंट, यही प्लैनेट रिवॉल्व करते 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 यहाँ तक पहुंचा। और इस प्लैनेट को जब सी पॉइंट से डी पॉइंट में आने में इधर भी अगर 1 महीना लग रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो इसने एरिया कवर किया है और यहाँ पे जो इसने एरिया कवर किया है वो क्या है, सेम है। कहने का मतलब ये है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, समान समय में वो समान एरिया क्या करता है, स्वीप करता है, तय करता है। याद रखना। बोलो क्लियर रखने के लिए कैप्लस का सेकंड लॉ। ओके, मूव करते हैं कैप्लस के थर्ड लॉ में। कैप्लस का थर्ड लॉ क्या है, ध्यान से सुनना। मैं नॉर्मली कहता हूं कि मान लो ये एलिप्स है और ये सन है, ये सन है और यहां पे क्या हो रहा है, प्लैनेट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो देखो प्लैनेट सन से कितना दूर है, मान लो कुछ दूरी पे है। यहां जैसे जैसे प्लैनेट आएगा, देखो दूरी चेंज हो रहा है। हर जगह जो प्लैनेट और सन की जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कहीं पे कम है, कहीं पे ज्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सन और प्लैनेट के बीच का जो डिस्टेंस है उसका एवरेज ले लेंगे। एवरेज मतलब क्या करेंगे, मीन ले लेंगे। क्या कर लेंगे, मीन ले लेंगे। और उसी, देखो मैं कह रहा हूं ये सन है और ये कौन है, ये सन है, ये कौन है, प्लैनेट है। सन और प्लैनेट के बीच का दूरी d1 है, यहाँ पे d2 होगा, यहाँ पे d3 होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी d4 होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो d5 होगा, यहाँ से यहाँ की दूरी जो होगी d6 होगा। मतलब अलग अलग डिस्टेंस है। जब इन सारे डिस्टेंस का हम एवरेज निकालते हैं, मीन निकालते हैं, मालूम है एवरेज मीन क्या होता है, सबको प्लस करो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जब तुम मीन निकालोगे तो क्या बोलोगे, उसको मीन डिस्टेंस बोलोगे और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं r से। याद रखना, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, r से। अब देखो क्या बोला इधर, बोल रहा है द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब प्लैनेट को एक चक्कर मारने में जो समय लगता है उसको बोलो t। उसका क्या करो, स्क्वायर करो, स्क्वायर करो। इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। t का मतलब क्या होता है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। समय कितना लग रहा है इसको चक्कर मारने में, उसको हम बोलते हैं t, मतलब पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। उसका स्क्वायर करो। अराउंड द सन, अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टू द क्यूब। क्यूब मतलब क्या होता है, पावर क्यूब। द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट, अभी मैंने बोला प्लैनेट का मीन डिस्टेंस क्या है, r। देखो ये कैप्लस का थर्ड लॉ, ये है कैप्लस का थर्ड लॉ। याद रखना। टी का मतलब क्या होता है, ऑर्बिटल पीरियड, कितना समय लग रहा है उस ऑर्बिट में गोल घूमने में, एक चक्कर मारने में। और r का मतलब क्या होता है, मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ओके, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, देख लो। अगर देखना भी है तो अभी आगे क्या करेंगे, देखो ध्यान से। टी स्क्वायर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है r क्यूब के, तो मैं कह सकता हूँ ना कि जो टी स्क्वायर है इज इक्वल्स टू क्या होगा, के आर क्यूब। तो मैं कह सकता हूँ टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल्स टू के। मतलब पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन और क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस का जो रेशियो होता है हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो भाई, न्यूटन पीछा नहीं छोड़ने वाला है, तो इसलिए क्या करो, पढ़ लो अच्छे से। पढ़ लोगे तो शायद हो सके पीछा छूट जाए उससे। क्यों, पढ़ने के बाद कुछ अच्छा बन जाओगे, फिर बाबा न्यूटन वर्ड नहीं सुनना पड़ेगा। क्योंकि भाई न्यूटन वर्ड तो तुम्हें पूरा जीवन सुनने वाले हो अगर अच्छे से नहीं पढ़ते हो तो। और अच्छे से पढ़ते हो तो हो सके तुम्हारा नाम कोई और सुनेगा आगे चल के, तो इसलिए पढ़ाई करो अच्छे से। देखो न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। All the above consideration including Kepler's law lead Newton to formulate his theory of universal gravity। अब न्यूटन भी बहुत सारा, देखो वो खुद ही चालू करता है ग्रेविटेशन को, ग्रेविटेशन को कॉइन करता है। उसके बाद वो दूसरे की थियरी देखता है, पढ़ता है। मतलब बोलूँ तो मैं कुछ ज़्यादा ही पढ़ने वाला बंदा है, आदमी बहुत पढ़ने वाला बंदा है ये। क्या बोला इधर, All the above consideration including Kepler's law lead Newton to formulate his theory universal gravity। इसने क्या किया, कैप्लस के सारे नियम को पढ़ा समझा और इसने एक खुद का एक यूनिवर्सल थियरी दे दिया। बोला न्यूटन तो कैप्लस तो 3 लॉ लेकर आया है।
ये लॉ चिंदी है, रुक मैं ऐसा लॉ लेके आता हूँ जो पूरा यूनिवर्सली ही होगा, सब एक्सेप्ट करेंगे इसको। ये तू क्या, पृथ्वी क्या, अलग अलग प्लैनेट के लोग भी क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे। इतना खतरनाक आदमी है। तो क्या बोलूँ, इसका बाल ऐसे ही मैगी नहीं हुआ है। चलो देखो, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनाइट फोर्स। न्यूटन का ये बात, ये न्यूटन ने ये बात सोचा कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। न्यूटन कह रहा है कि दुनिया का हर दो ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक दूसरे पे फोर्स लगाता है, एक डेफिनाइट, मतलब एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है एक डेफिनाइट फोर्स के साथ। क्या बोल रहा है कि दुनिया का हर दो ऑब्जेक्ट, पूरा दुनिया क्या बोलो, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे यूनिवर्स का हर दो ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट उठा लो, चाहे मैं कहता हूँ ये पेन, ये स्टाइलर पकड़ लो, मुझे पकड़ लो, हम दो ऑब्जेक्ट हो गए, हमारे दोनों के बीच में भी एक फोर्स है और एक अट्रैक्शन है। क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब मान ली उसको ये लॉजिक कहाँ से सूझी, किसको देखा उसने, कौन उसको मतलब ऐसा मिल गया था जिसको जिसको देखकर उसने अट्रैक्शन वर्ड का, क्या बोलूँ मैं इसको, चलो कोई बात नहीं। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनाइट फोर्स। न्यूटन क्या बोलता है कि यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्शन करता है, मतलब अट्रैक्ट करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। आगे, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। वो कह रहा है कि मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट 1, ये ऑब्जेक्ट 2, इसका मास है m1, इसका मास है m2। तो क्या कह रहा है न्यूटन कि हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लगता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, किसके, प्रोडक्ट के मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। पहले का मास क्या है m1, दूसरे का मास क्या है m2। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके, और भी कुछ बोला है, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब वही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, 1 में किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। तुम्हारे बुक में यहाँ डी दिया है तो मैं भी डी लेता हूँ, डी का स्क्वायर। भाई न्यूटन में क्या बोलूँ, टफ बंदा है, टफ। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को देख के क्या लग रहा है, यहाँ वी एफ है, यहाँ वी एफ है, तो एक काम करो ना, कॉमन ले लो एफ, तो ऊपर क्या बचा m1 m2, इसके ऊपर क्या है 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, और नीचे क्या है डी स्क्वायर, और कौन सा साइन है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। वेट अ मिनट, प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, और वो बोलता है इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओ और क्या लगा दो, इजिकल्स टू लगा दो, और उसने एक कांस्टेंट दिया, और उस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, g, और ये क्या हो गया, f इजिकल्स टू g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमेशा क्या लगाते हैं, इजिकल्स टू लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं, और इसी कांस्टेंट को उसने क्या बोला, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोला, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो याद रखना ये पेपर में आईएमपी है, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कैप्लस के तीनों लॉ भी आईएमपी थे, और साथ साथ में सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन भी आईएमपी है। ओके चलो, क्या बोला इधर आगे, ये भी पढ़ो अच्छे से। द एवोल लॉ मीन्स दैट इफ द मास ऑफ द वन ऑब्जेक्ट इज डबल। देखो ध्यान से, मैं कह रहा हूं इस लॉ से मुझे एक फॉर्मुला मिला, कौन सा था, F इजिकल्स टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब बोल क्या, देखो इधर, द एवोल लॉ मीन्स दैट, इस लॉ का मतलब क्या है कि अगर मान लो किसी भी एक ऑब्जेक्ट का, किसी भी वन ऑब्जेक्ट का अगर मैं मास डबल कर देता हूं, मतलब क्या, मान लीजिए m1 है ना, इसको एक काम करो, इसको 2m1 लिखो, डबल कर दो m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो क्या होगा, F इजिकल्स टू F1 ले लो, दूसरा फोर्स होगा ना इसमें, J इजिकल्स टू 2 को बाहर ले लो, और यहाँ ले लो m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो इधर G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, इधर भी है ना, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर किसके बराबर है, F के बराबर है। तो कहने का मतलब ये है, तो इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, F लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी दो ऑब्जेक्ट उनमें से किसी भी एक ऑब्जेक्ट का अगर तुम मास डबल कर देते हो तो फोर्स भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। फोर्स भी पहले से क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। देखो समझ में आया कि नहीं आया? आगे, द फोर्स डिक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ, क्या है भाई, अच्छा हाँ, द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो डबल। दिख रहा है, डबल हो गया। इफ द डिस्टेंस इज डबल, अगर डिस्टेंस डबल करता हूं, द फोर्स डिक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 4। चलो ये भी देख लेते हैं। अब डिस्टेंस डबल कर रहे हैं, डी ले लो, डी लेना है, डी लो, कहीं कहीं पे आर लिखा होता है, कोई बात नहीं, कोई डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट करता है, कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करता है। देखो ध्यान से, सेकंड में क्या बोला है कि फॉर्मूला क्या है हमारे पास, F इजिकल्स टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और कह रहा है इस बार डिस्टेंस को डबल कर दो। डिस्टेंस को डबल कर दो मतलब क्या, इस दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी अगर मान लो 10 मीटर है तो इसको 20 मीटर बना दो, दूरी बढ़ा दो, तो क्या होगा,
मैं डिस्टेंस डी लिख रहा हूँ यार, बार बार आर क्यों लिख रहा हूँ मैं। जी m1 m2, डिस्टेंस को दोगुना कर दो, दोगुना मतलब क्या, 2d का स्क्वायर, तब क्या हो जाएगा जी m1 m2 अपॉन 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और d का स्क्वायर क्या हो जाएगा d स्क्वायर, और जी m1 m2 और अपॉन d स्क्वायर का मतलब क्या था f, और यहाँ क्या है नीचे 1/4, और यहाँ पे क्या आ गया नया फोर्स। तो जो नया फोर्स होगा वो क्या होगा, वो 4 के फैक्टर से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, देखो ध्यान से, इधर साइड में क्या पढ़ा है हमने पढ़ा है कि अगर फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों मास के प्रोडक्ट के, तो अगर मैं मास बढ़ाऊंगा तो फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब मैं मास डबल करता हूं तो फोर्स भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। लेकिन अगर ये दूसरा इक्वेशन अगर तुम देखोगे तो यहाँ फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। मतलब अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाता हूं तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। डिस्टेंस को अगर मैं 2 गुना बढ़ाऊंगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, मतलब 4 के फैक्टर से क्या होगा, कम होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। मतलब डिस्टेंस को अगर मैं बढ़ाता हूं 2 गुना, तो 2 का स्क्वायर 4, तो जो फोर्स होगा वो 4 के फैक्टर से क्या होगा, कम होगा। याद रखना। आगे भी कुछ दिया है, सो डैट एस आई यूनिट ऑफ जी का एस आई यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी, बोल सकते हो इसको, ऐसा भी लिख सकते हो, इसमें तो लिखा है इनवर्स का स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या होता है, जी का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, और ग्रेविटेशन का जी एक कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट मतलब क्या, एक ऐसी वैल्यू जो सबके लिए सेम हो, मेरे लिए सेम हो, तुम्हारे लिए सेम हो, हर किसी के लिए सेम हो। तो इसलिए न्यूटन ने एक जी की वैल्यू दी जो कांस्टेंट था, वो वैल्यू क्या है 6.673 × 10⁻11। तो याद रखना है ये वैल्यू कहाँ से आई, तो ये वैल्यू साइंटिस्ट लोग ने दिया है, अब उनके पास जाना पड़ेगा मुझे पूछने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। The center of mass of a object is a point inside the or outside the object at which the total mass। देखो सेंटर ऑफ मास क्या होता है बता देता हूं मैं। सेंटर ऑफ मास मतलब क्या, तुमने ध्यान दिया होगा इधर, तो मैं 2 ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी कहाँ से ले रहा हूँ, मैं इस ऑब्जेक्ट के सेंटर से ले रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट के सेंटर तक। तो सेंटर ऑफ मास मतलब क्या होता है कि नॉर्मली मैं कहता हूँ कि एक रॉड है, तुमने देखा होगा जब तुम जाते हो दुकान पे, हार्डवेयर की दुकान पे, तो बड़ी बड़ी सलिया होती है और आयरन रॉड्स होते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है इतनी बड़ी सलिया के लिए इतना बड़ा वेट मशीन लेकर आएंगे क्या, नहीं। उस सलिया को क्या करते हैं, उस वेट मशीन पर ऐसा रखते हैं कि उसका बीच का भाग वेट मशीन पर रहेगा और बाकी जो अन्य भाग होता है, मतलब जो पार्ट्स होते हैं वो बाहर साइड लटकते रहते हैं। फिर उसका हम वजन कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि उस सलिए का जो पूरा वजन होता है इसके बीच में होता है। अगर मैं नॉर्मली बोलूँ पेन, अगर इस स्टाइलर को मैं बैलेंस करता हूँ, देखो ध्यान से, अगर इस स्टाइलर को मैं बैलेंस करता हूँ, भाई बैलेंस हो जा, ऊपर कराएगा क्या दोस्त, चलो ठीक है कोई बात नहीं, होएगा आज ही होगा तो ये लेक्चर चलेगा आगे। हुआ बैलेंस, ये यार बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, ये यहीं पे बैलेंस क्यों हुआ, क्योंकि स्टाइलर का जो पूरा वजन है इधर है, इसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास मतलब क्या, अगर मैं एक स्फेरिकल बॉडी लेता हूँ, तो इस स्फेरिकल बॉडी का पूरा मास जो होगा वो कहाँ पे होगा, इसके सेंटर में होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। आगे चलते हैं। Why did the Newton assume inverse square dependence on a distance in this law of gravitation? न्यूटन ने अपने लॉ में, देखो तुमने देखा कि फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डी स्क्वायर के, मतलब डिस्टेंस के स्क्वायर के। यही क्यों लिया, ये सवाल आ रहा है, देखते हैं इसको भी। ही हैज हेल्प बाय अ केपलर थर्ड लॉ इन दिस सोन बिलो। मतलब ये प्रूफ करने के लिए न्यूटन ने किसका हेल्प लिया था, केपलर्स के थर्ड लॉ का हेल्प लिया था। चलो देखते हैं, ये पेपर में आता है डिराइव एक्सप्रेशन इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसमें दिया भी होगा मे भी शायद, कहाँ है भाई, हाँ, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पेपर में आता है इसका एक्सप्रेशन। कितने मार्क का, 4 मार्क का भी आ सकता है, 3 मार्क का भी आ सकता है। आगे क्या लिखा जाए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। देखते क्या लिखा है, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड। मानो कि एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में गोल गोल घूम रहा है, और कौन से स्पीड से घूम रहा है, एक कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। वी हैव सीन अर्लियर दैट सच अ मोशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंटली एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। और कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन तभी कर सकता है कब, जब उस पर फोर्स लगता है, कहाँ लगता है, सेंटर की तरफ लगता है, तभी वो क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। और उसी फोर्स को हम लोग कौन सा फोर्स कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। मैं कह रहा हूं कि जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है, मान लो उसका मास क्या है, m है, और जिस स्पीड से घूम रहा है उसको बोल दो v, और नॉर्मली सेंटर से उस ऑब्जेक्ट की जो दूरी है, सेंटर से उस ऑब्जेक्ट की जो दूरी है उसको क्या मान लो r।
क्लियर है नहीं क्लियर है? आगे तो बताओ, अगर मैं कहता हूं कि एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो क्यों कर रहा है कि उस पर एक फोर्स लग रहा है, कहां लग रहा है? टुवर्ड द सेंटर, और उसी फोर्स को हम लोग कौन सा फोर्स कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कह रहा हूं मैं नॉर्मली, तो मैं कह रहा हूं वो जो ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है उसका कुछ ना कुछ मास होगा, उसको मान लो m, वो किसी ना किसी स्पीड से गोल घूम रहा होगा, उसको मान लो v, और सेंटर से उस ऑब्जेक्ट के बीच की जो दूरी होगी क्या होगी? r। तो इसको मिलाकर हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है? mv²/r। ओके ठीक है, आगे क्या लिखा है? इफ अ प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देन द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट टुवर्ड द सन मस्ट बी F mv²/r, वेयर m इज द मास ऑफ द प्लैनेट, v इज द स्पीड एंड r इज द रेडियस डिस्टेंस फ्रॉम द सन। क्या लिखा है? हाँ भाई, r इज द रेडियस डिस्टेंस फ्रॉम द सन। कहने का मतलब क्या कि अगर मैं नॉर्मली अगर कहूँ, जैसे यहाँ तो ऑब्जेक्ट घूम रहा था, अगर मैं कहता हूँ कि सन के अगल बगल कोई प्लैनेट गोल घूम रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला यही रहेगा F = mv²/r। लेकिन बस फर्क क्या रहेगा? m के जगह पे कौन होगा? मास ऑफ द प्लैनेट। v की जगह पे क्या होगा? स्पीड ऑफ द प्लैनेट, जिस स्पीड से वो घूम रहा है, और r का मतलब क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। ओके, आई क्या लिखा? The speed of the planet can be expressed in the term of period of revolution t as follow. The distance between travel by planet in one revolution perimeter of the orbit 2πr जो भी है, तो उसको चलो करके देखते हैं हम लोग इसको। अनुज चल रहा है वीडियो? हाँ, तो देखो ध्यान से, जो इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इसका पेपर में क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए, कि एक्सप्रेशन ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो कैसे करना है इसको, तो ध्यान देना। तो मैं नॉर्मली कह रहा हूं कि अगर मान लो कोई प्लैनेट सन के अराउंड में गोल चक्कर काट रहा है, तो इसका स्पीड क्या होगा? इसका स्पीड क्या होगा? हमने पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन अ टाइम। और मैं कहता हूं कि अगर कोई भी मतलब प्लैनेट अगर सन के अगल बगल चक्कर काट रहा है, तो ये जो ऑर्बिट होता है कहीं ना कहीं सर्कुलर मैनर में होता है। मान लो कैसा होता है? सर्कुलर मैनर में होता है। हमने पढ़ा इलिप्स होता है, पर कंक्लूड करके चलना है कि जिस ऑर्बिट में घूम रहा है वो कैसा है? सर्कुलर है। सर्कुलर है, इसका डिस्टेंस है, सर्कमफ्रेंस क्या होगा? 2πr/t। और इसी स्पीड को हम लोग क्या देखते हैं? हमने पढ़ा है कि जब ऑब्जेक्ट गोल घूमता है तो इसका जो स्पीड होता है, चलो मान लो कांस्टेंट है, लेकिन क्या हो रहा है? इसकी वेलोसिटी तो चेंज होगी ना, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इसके स्पीड को मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? वेलोसिटी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो मैं बोल दूंगा कि v = क्या होगा? 2πr/t। और अभी हमने पढ़ा कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv²/r। क्या होता है? mv²/r। m लिखो, v अभी तुमने क्या नहीं करा? 2πr/t पुट कर दो उधर, क्या होगा? 2πr का स्क्वायर और t नीचे, मतलब इधर लिखता हूं मैं, चलो t, और नीचे कौन है? r। ठीक है, तो अब क्या होगा इसका? m का m, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, पाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर, r का स्क्वायर क्या हो जाएगा? r स्क्वायर, और t का स्क्वायर क्या हो जाएगा? t स्क्वायर, और ये r नीचे। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्या करो अभी, यहाँ से एक r और एक r कट गया, तो बचा क्या? 4m पाई स्क्वायर r, और नीचे बचा टी स्क्वायर। अब क्या कहता है ये? इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को प्रूफ करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक जगह लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा कि जब यहां पहुंच जाओ तो क्या करो? ऊपर और नीचे आर स्क्वायर से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर और नीचे क्या कर दो? आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद क्या करोगे? जगह ही नहीं बचा यार, चलो कोई नहीं। उसके बाद क्या करोगे? आर स्क्वायर से ऊपर और नीचे क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। तो क्या बचेगा? 4m पाई स्क्वायर। आर और आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? r³। और एक काम करो, टी स्क्वायर को वहां भेज दो, तो साइड में लिखते हैं इसको, r³। एक टी स्क्वायर को साइड भेज दो, टी स्क्वायर। और एक काम करो, इस आर स्क्वायर को यहाँ ले लो, क्योंकि तो मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई में 3 × 2 करो, चाहे 2 × 3 करो, आंसर तो 6 ही आने वाला है। तो इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, बात कुछ गड़बड़ तो होगा नहीं उसमें। ओके, और कुछ देर पहले हमने पढ़ा था, अभी बोला ना मैंने, कि इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को, मतलब ये इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को प्रूफ करने के लिए न्यूटन ने किसकी हेल्प ली थी? केप्लर्स की हेल्प ली थी। केप्लर्स के कौन से लॉ की? थर्ड लॉ की। केप्लर का थर्ड लॉ क्या कहता है? कहता है कि जो t²/r³ है वो k के बराबर है। किसके बराबर है? k, मतलब कांस्टेंट होता है। t²/r³ क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो ध्यान देना इधर, बस क्या है, इसका उल्टा लिखा है, r³/t²। तो इसमें सामने k है ना, अगर ये उल्टा लिखा तो क्या करो? उसके नीचे k लिख दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यही चीज क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, यही चीज क्या हो जाएगा?
या हर जगह क्या है हमारा फोर्स है, ठीक है। फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4m पाई स्क्वायर, नीचे क्या बचा r स्क्वायर, और इसको मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि अगर ये ऐसा ऐसा होता तो लिखते हैं ऊपर के, यहाँ के लिखते हैं, लेकिन उल्टा है तो के कहाँ लिखेंगे हम लोग, तो के नीचे लिख देंगे। अब ध्यान देना, मैं नॉर्मली तुमसे कहता हूँ 4 मतलब क्या होता है, तुम्हारे लिए भी 4 है, मेरे लिए 4 है, पूरी दुनिया के लिए 4 ही होगा, मतलब कांस्टेंट है। पाई और m मतलब क्या होता है मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द प्लैनेट या फिर मास ऑफ द अर्थ। जो ये सब्सटेंस जो गोल घूम रहा है, क्या ये गोल घूमने के बाद क्या पतला हो जाएगा, क्या मोटा हो जाएगा, क्या नहीं, जितना है उतने का उतना ही रहेगा, मतलब इसका मास भी क्या है कांस्टेंट है। और मैं बात करूँ पाई का मतलब क्या होता है 3.14, मेरे लिए भी तुम्हारे लिए भी। अब बोलोगे मेरे लिए तो 22/7, अब 22/7 3.14 एक ही होता है। और उसके बाद के तो पहले से कांस्टेंट है, तो मैं कह सकता हूं कि सारे मिलकर क्या बन रहे हैं, कांस्टेंट ही बन रहे हैं ना, तो इन सबको क्यों लिखने का, सीधा ऐसा लिख सकता हूं मैं F इज कांस्टेंट, और नीचे क्या बचा 1/r², क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में 1, नीचे क्या बचा r²। और याद रखना जब भी हम इजिकल्स टू कांस्टेंट को हटाते हैं तो कौन सा साइन आता है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है, और नीचे क्या आ गया 1/r²। यही था इंपॉर्टेंट, इसी को तो बोलते हैं हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये पेपर में IMP है ब्रो, ये IMP है, 3 मार्क्स के लिए IMP पढ़ना है एकदम अच्छे से। न्यूटन कंक्लूड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच इज फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट एंड रिस्पांसिबल फॉर सर्कुलर मोशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो हमने पढ़ा ही है। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया इतना बात, मूव करते हैं आगे। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, अब ये क्या होता है देखो, while the velocity of a stone thrown vertically upward remain constant or will it change with time? How will it change? Why doesn't the stone move up all the time? Why does it fall down after reaching a certain height? What does its maximum height depend upon? Okay, क्या बोले, सबसे पहला अगर मैं क्वेश्चन एकदम स्टार्ट करता हूँ, क्या लिखा है इधर, will the velocity of a stone thrown vertically upward remain constant or will it change with time? मैं कहता हूँ कि अगर मैं किसी पत्थर को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर फेंकता हूँ तो क्या इसका वेलोसिटी हमेशा उसी स्पीड से जाएगा या फिर चेंज होगा। बंद करो यार, बंद करो। बस क्या कर रहा है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोला इसमें, while the velocity of a stone thrown vertically upward remain constant or will it change with time? पूछ रहा है कि अगर मैं किसी पत्थर या फिर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता हूं तो क्या जिस वेलोसिटी से फेंका हूं उसी वेलोसिटी से ऊपर जाते रहेगा या फिर इसकी वेलोसिटी चेंज होगी समय के रिस्पेक्ट में, मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसका वेलोसिटी चेंज होगा या फिर उसी वेलोसिटी से जाएगा। तो सबको मालूम है कि अगर हम पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर जाते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। आगे, हाउ विल इट चेंज, कैसे चेंज होता है, वाई डज द स्टोन मूव अप ऑल द टाइम, क्या होता है कि चेंज होता है। तो मान लो जब हम पत्थर फेंकते हैं ऊपर की तरफ तो ऊपर तो जाता है लेकिन साथ साथ में ग्रेविटी क्या करता है, उसको एक डाउनवर्ड पुल करता रहता है। उसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी रेड्यूस होती है और एक ऐसा टाइम आता है जब वेलोसिटी क्या होता है, जीरो हो जाता है। और जैसे ही वेलोसिटी जीरो होता है तो वो पत्थर या फिर वो ऑब्जेक्ट नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है, और इसी को तो हम लोग बोलते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे, द अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट नियर इट टुवर्ड इटसेल्फ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। हम सबको मालूम है कि अर्थ अपने आसपास की चीजों को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उस कौन से फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से। द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द अर्थ इज सिचुएटेड इन द सेंटर, सो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द अर्थ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। और हमें मालूम है कि जो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो कहाँ करता है, सेंटर की ओर अट्रैक्ट करता है। बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एन ऑब्जेक्ट फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड ऑन द अर्थ, और इसी फोर्स की वजह से सारे ऑब्जेक्ट अर्थ में कैसे गिरते हैं, डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड की तरफ क्या होते हैं, गिरते हैं। Similarly, when we throw a stone vertically upward, this force tries to pull down and reduce its velocity. Due to constant downward pull, the velocity becomes zero. After a while, the pull continues exert and the stone start moving vertically downward toward the center of the earth. मैं कहता मान लो नीचे अर्थ है, मैंने इस बॉल को फेंका, जब मैं बॉल को फेंका तो इसकी वेलोसिटी क्या थी, कुछ तो थी। धीरे धीरे जैसे से ऊपर जाएगा ये बॉल, जैसे से ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, पृथ्वी जो है क्या करेगा, पृथ्वी
मान लीजिए बच्चा पूरा पृथ्वी पे खड़ा है ना, पृथ्वी क्या करेगा, धीरे धीरे उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा, और जैसे ही इतना धीरे धीरे क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और कुछ दूर जाने के बाद क्या होगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। और जब 0 होगा तो ये बॉल क्या होगा, पृथ्वी पे फॉल हो जाएगा, और जब फॉल होगा तो फॉल कैसा होगा, टुवर्ड द सेंटर, वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, हाँ, तो इधर क्या लिखा है, दस if the earth attract an apple toward itself, the apple also attract the earth toward itself with the same force. Why then does the apple fall toward the earth but the earth does not move toward an apple? कह ये रहा है कि नॉर्मली अगर मैं कहता हूँ कि एप्पल अर्थ जो है वो एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि अर्थ एप्पल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है? ऑफकोर्स कह सकता हूँ, लेकिन हमें दिखता क्या है, हमें एप्पल अट्रैक्ट होते हुए दिखता है, बिकॉज कि एप्पल का जो मास होता है क्या होता है, कम होता है, इसलिए हमें क्या दिखाई देता है कि एप्पल अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। पर अगर मैं नॉर्मली कहूँ तो हमने पढ़ा न्यूटन यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या है कि हर दो ऑब्जेक्ट, अगर मैं दो ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ तो ये ऑब्जेक्ट भी इससे फोर्स लगा रहा है और ये ऑब्जेक्ट भी इससे फोर्स लगा रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसका मतलब ये है कि जब एप्पल गिर रहा है तो एप्पल भी पृथ्वी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और पृथ्वी तो अट्रैक्ट कर ही रहा है। ओके, पर हमें दिखता क्या है कि सिर्फ एप्पल अट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि उसका मास क्या है, कम है। आगे क्या बोला है, व्हाई डन द एप्पल फॉल टुवर्ड द अर्थ बट, ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ आल्सो एक्ट ऑन द मून बिकॉज ऑफ इट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। तो मैं अराउंड द अर्थ मैं सिंपल से बता देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये एप्पल है, ये एप्पल क्या हो रहा है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अर्थ की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। वेट अ मिनट, ये अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। क्लियर है, समझ में आता है? अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए क्या होता है, एप्पल फॉल होता है वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड क्या होता है, ये पुल होता है। उसी तरह हमने पढ़ा है कि मून भी क्या है, ये मून, ये पृथ्वी जो है हमारा, इस मून को भी क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये मून क्यों नहीं गिर जाता है? इसके पीछे रीजन ये है कि मून के पास कुछ वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से गोल घूम रहा है। अगर ये वेलोसिटी नहीं रहता तो मून भी क्या हो जाता, गिर जाता। इसी तरह जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं वो भी क्या करते हैं, अर्थ के अगल बगल क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ। अगर ये वेलोसिटी नहीं रहती तो ये जो सैटेलाइट है भी क्या हो जाएगा, अर्थ की तरफ फॉल हो सकता है। ओके, आगे चलते हैं। अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या लिखा है इधर, The earth exert a gravitational force on object near it। हमने यही पढ़ा कि अर्थ के आसपास में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उस ऑब्जेक्ट पे अर्थ क्या लगाता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ द मोशन, अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी रिजल्ट इन एक्सेलरेशन। हमने पढ़ा है कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहते हैं कि अगर कोई बॉडी पे फोर्स लगता है तो इस बॉडी का स्पीड चेंज हो जाता है, और स्पीड चेंज हो जाने को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। Thus the gravitational force due to the earth on a body result in acceleration. This is called acceleration due to gravity। तो हो ये रहा है कि जब एप्पल गिर रहा है, जब एप्पल पेड़ के पास, उसकी वेलोसिटी है 0, और जैसे जैसे वो पृथ्वी की तरफ बढ़ता है, देखो हमने पढ़ा था अगर किसी पत्थर को ऊपर फेंकूंगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी। लेकिन जब वो वही ऑब्जेक्ट या फिर वही पत्थर जब पृथ्वी की तरफ गिरता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है। मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। लेकिन अगर वो वेलोसिटी चेंज हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसको डिनोट किससे करते हैं हम लोग, जी से। और एक्सेलरेशन क्या, एक वेक्टर क्वांटिटी है। As the gravitational force on any object due to the earth is directed toward the center of the earth, the direction of the acceleration due to gravity is also directed toward the center of the earth vertically downward। मैं कहता हूँ पृथ्वी है और यहाँ से जो एप्पल है क्या कर रहा है, टूवर्ड द सेंटर, इस पे एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है और ये टूवर्ड द सेंटर अट्रैक्ट हो रहा है पृथ्वी की तरफ। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन लग रहा है, जो मतलब ये ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब जो इसके अंदर एक्सेलरेशन हो रहा है, वो एक्सेलरेशन भी कहाँ होगा, टूवर्ड द सेंटर ही होगा। ओके, आगे चलते हैं। क्या है, वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अच्छा एक बात बता मुझे, क्या मैं बोल सकता हूँ, चलो ये प्रूफ, ये पेपर में आता है 2 मार्क्स के लिए, पेपर में आता है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमें मालूम है कि अगर किसी भी, अभी ये पढ़ा हमने पहला नियम, कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है तो वो ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ मास होगा और वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा एक एक्सेलरेशन। तो मैं कह सकता हूं कि फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक बात और मैंने बोला कि अगर ऑब्जेक्ट पृथ्वी की तरफ आ रहा है, मतलब पृथ्वी अपनी तरफ
अट्रैक्ट कर रहा है, पृथ्वी फोर्स लगा रहा है। अगर पृथ्वी फोर्स लगा रहा है तो उस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसको डिनोट करते हैं हम लोग जी से। मतलब यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो यही फॉर्मूला हमारा बन जाएगा F इज इक्वल्स टू mg, इसको हम लिखते हैं इक्वेशन 1। और कुछ देर पहले हमने भी पढ़ा था न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसने क्या बोला था कि जो F है वो किसके बराबर होता है, g m1, या फिर सिंपल सकता मैं स्मॉल m कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर के बराबर होता है। ये कौन बताया था हम लोग को, कौन बताया था, यस न्यूटन यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन 2। यहाँ भी फोर्स है, यहाँ भी फोर्स है, दोनों तरफ ये फोर्स सेम है, तो एक काम करते हैं हम सीधे लिख देंगे इधर mg जो है वो किसके बराबर है, g m कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर के, और m से m कट गया तो g कितना आ गया, g इज इक्वल्स टू g m अपॉन r स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे अगर वैल्यू पुट करते हो, जैसे मान लो मैं अर्थ की ग्रेविटी निकालना चाहता हूं, तो जी की वैल्यू तुम्हें मालूम है 6.67 × 10⁻11। यहाँ क्या करो, मास ऑफ द अर्थ डाल दो, यहाँ पे क्या कर दो, दो ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है, जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है, मैं कह रहा हूँ पृथ्वी पे कौन गिर रहा है, एप्पल गिर रहा है, तो पृथ्वी के सेंटर से इस एप्पल तक की दूरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर। तो मैं क्या कहता हूँ, पृथ्वी की जो पृथ्वी का जो ऊपर का सतह है, सरफेस है, वो सेंटर से बहुत दूर है, कितना है, कुछ 2400 किलोमीटर दूर है। और मैं कहता हूँ पृथ्वी से जो ऊपर एप्पल का जो ऊंचाई है कितना होगा, 1 मीटर 2 मीटर, तो इस ऊंचाई को मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, तो मैं कह सकता हूँ ये एप्पल और इस पृथ्वी के सेंटर के बीच की दूरी क्या है, जो इस पृथ्वी का रेडियस है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो वही लिखा है इधर आर, मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ। और ये तीनों की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो जी की वैल्यू कितनी आती है अर्थ पे, 9.8। और मैंने बोला कि जो जी है वो ए के बराबर है, तो इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब जी कितना आ गया, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या, this acceleration depend only on the mass and the radius of the earth, and so the acceleration due to gravity at the given point of the earth is same for all object, it does not depend on the property of the object। क्या बोल रहा हूँ कि जो acceleration है, मतलब जो ये g है acceleration due to gravity, ये डिपेंड किस पे करता है, मास ऑफ द प्लैनेट और उस प्लैनेट का और उस ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी पे डिपेंड करता है, क्योंकि g तो कांस्टेंट ही है। क्लियर है क्लियर है। और अब अगर मैं कहूँ कि एक गिवन पॉइंट पे, जैसे कि मान लो इतना बड़ा सरफेस देता हूँ, अब मैं कहता हूँ यहाँ पे ग्रेविटी है 9.8, तो यहाँ पे भी कितनी होगी, 9.8 ही होगी। मतलब एक गिवन पॉइंट पे, मतलब गिवन सरफेस पे जो जी की वैल्यू होती है क्या होती है, कांस्टेंट होती है। आगे चलते वेरिएशन वैल्यू ऑफ जी। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हो वहाँ पढ़ेंगे हम लोग कि जी की वैल्यू चेंज कब होती है, कब वेरी करती है। तो जी की वैल्यू चेंज करने के बहुत तरीके हैं। सबसे पहला तरीका हम लोग पढ़ेंगे चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस भी जी की वैल्यू चेंज होती है। मैं बताता हूँ कैसे। मैं कहता हूँ कि मान लो कोई बच्चा यहाँ पे जंप लगा रहा है, कोई यहाँ पे बच्चा है जो जंप लगाएगा, और एक बच्चा इस पे है जो जंप लगाएगा। क्लियर है क्लियर है। याद रखना पृथ्वी का जो शेप होता है, रियल शेप कैसा होता है, जियोइड होता है। जियोइड का मतलब क्या, वो इक्वेटर पे बल्क होता है, बल्क मतलब ऐसा फूला हुआ रहता है, और पोल पे चपटा हो जाता है। पोल पे क्या जाता है, चपटा हो जाता है। ये सेंटर है, ये सेंटर है। मैं कह रहा हूँ अभी फॉर्मूला पढ़ा तुमने, जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और मैं ये कह रहा हूँ कि पोल, सेंटर से पोल की बीच की दूरी देखो ये आर है, और सेंटर से इक्वेटर की बीच की दूरी ये आर है। बताओ दोनों में से कौन सा डिस्टेंस बड़ा है, ये डिस्टेंस बड़ा है। तो अभी पढ़ा, देखो ध्यान से, अगर रेडियस या फिर तुम बोल सकते हो डिस्टेंस, ये सेंटर और इस ऑब्जेक्ट के बीच का जो दूरी है आर, अगर ये बड़ा रहा तो जी की वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी। मतलब जी की वैल्यू जो है, जी की वैल्यू वो इक्वेटर पे क्या रहता है, इक्वेटर पे कम रहता है। लेकिन यहाँ देखो सेंटर और इस ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, कम है ना, इसके मुकाबले कम है। मतलब क्या, इसकी वैल्यू अगर कम रही तो जी की वैल्यू मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। मतलब यहाँ पे अगर बच्चा कूदता है तो इसको एज कम्पेयर टू इस बच्चे से ज़्यादा पुल महसूस होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इसका मतलब एक ही प्लैनेट पे जी की वैल्यू क्या हो रही है, अलग अलग जगह पे, अलग अलग सरफेस पे अलग अलग है। ओके, यह क्या लिखा है, चेंज विथ हाइट। चेंज विथ हाइट मतलब क्या, ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूँ पृथ्वी है और इस पर एक बच्चा खड़ा है, तो इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, जी की वैल्यू कितनी लग रही है, 9.8। अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा, तो क्या बोल रहा हूँ मैं, सेंटर और इस बच्चे के बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अभी वही तो पढ़ा हमने फॉर्मूला में, जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब आर का मतलब रेडियस ही नहीं होता है, मैंने बताया। आर का मतलब यहाँ मैंने क्या बताया, देखो ध्यान से, यहाँ मैंने क्या बताया कि ये जो एप्पल है, ये जो एप्पल है, ये पृथ्वी से कितना ऊपर होगा, 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर। और तुम खुद सोचो सेंटर से इस
अर्थ के रेडियस का दूरी कितना है 6400 किलोमीटर। तो ये 4-5 मीटर की क्या वैल्यू रही, इसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं अर्थ से ऊपर जाते जा रहा हूँ, ऊपर जाते जा रहा हूँ, मतलब अब तो इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकता ना, इसको कंक्लूड तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे सेंटर से लेके इस बच्चे तक की जो दूरी है उसको मैं क्या बोलूँगा, आर, क्योंकि आर बढ़ रहा है, मतलब आर तो यहाँ से लेके यहाँ तक आर है, और प्लस और हाइट ऊपर जाते जा रहा है, मतलब इसको बोलूंगा मैं आर प्लस एच। आर प्लस एच मतलब क्या हो रहा है, दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी बढ़ रही है। पहला ऑब्जेक्ट कौन है, अर्थ। याद रखना मैं सेंटर से लेता हूँ, याद है ना कि न्यूटन यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है कि दो ऑब्जेक्ट की जो दूरी है कहाँ से लेना है, हमें सेंटर से लेना है। तो वैसे ही मैं इस अर्थ के सेंटर से दूरी नाप रहा हूँ इस इंसान या फिर जो बच्चा है उसके बीच की दूरी को। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब जब आर की वैल्यू बढ़ेगी तो जी की वैल्यू क्या होगी, कम। मतलब जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, कम होती है। जैसे कोई एग्जांपल लिखा भी है, सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सरफेस पे, मैं कह रहा पृथ्वी की सरफेस मतलब क्या, एक बच्चे को मैं इस पर खड़ा किया हूँ, मतलब ये बच्चा थोड़ा भी ऊपर गया है क्या, नहीं, मतलब हाइट कितना है 0, लेकिन रेडियस तो कुछ होगा, रेडियस तो कुछ होगा ना, मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी कितनी होगी 6400 किलोमीटर। उस समय उस बच्चे पे जी की वैल्यू जो मतलब ग्रेविटेशनल पुल महसूस होगा या फिर जो एक्सेलरेशन महसूस होगा कितना होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वो माउंट एवरेस्ट पे चला गया, माउंट एवरेस्ट मतलब क्या, वो अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर चला गया 8.8 किलोमीटर ऊपर चला गया, तो वो ग्रेविटी कितनी रहेगी 9.8 ही रहेगी। सोचो अभी तक कॉन्स्टेंट ही है। और आगे चलते हैं, मैक्सिमम हाइट रिचर्ड बाय मैन मेड बलून, वो होता है ना हॉट एयर बलून जो आदमी जाते हैं गोवा में, गोवा वाले बीच पे, ठीक है, तो उसका जो मैक्सिमम हाइट होता है कितना होता है 36.6 किलोमीटर होता है। मतलब धीरे धीरे और तुम ऊपर जाते जा रहे हो, तब क्या होगा, ग्रेविटी धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। दूसरा लिखा है टॉपिकल वेदर सैटेलाइट। वेदर सैटेलाइट क्या होता है, जो पृथ्वी के थोड़ा करीब होता है, बोलते हैं ना सैटेलाइट क्या है, जो ऑर्बिट में राउंड हो रहे हैं। दो तरह के सैटेलाइट होते हैं, एक वेदर सैटेलाइट और एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो वेदर सैटेलाइट जो होता है वो अर्थ के बहुत करीब होता है, अर्थ के बहुत करीब मतलब कितना दूर होता है 400 किलोमीटर। तो उस सैटेलाइट पर अगर मैं खड़ा हो गया तो मुझे जो ग्रेविटी महसूस होगी कितनी होगी 8.7। और लेकिन अगर मैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट तक चला गया, मतलब कहाँ पर चला गया मैं 35700 किलोमीटर दूर चला गया मैं, तो मुझे ग्रेविटी कितनी लगेगी 0.225 की लगेगी। ओके आगे चलते, थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ बिकॉज यू नो ये कम ड्यूरेशन का मुझे वीडियो बनाना है और साथ साथ में समझाना भी है। देखो स्टूडेंट्स क्या करना है, इस जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस चैप्टर को अच्छे से देखो, बुक रीड करो, रीड करने के बाद सच बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके बैठो, मेरी गारंटी है कि तुम सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे, इट्स माई गारंटी। Every planet and satellite has different mass and radius. Hence, according to the equation, the value of g on the surface are different. सीधी सी बात है। अभी हमने पढ़ा g किस पे डिपेंड करता है, ये तो कांस्टेंट है, मास ऑफ द प्लैनेट और उस प्लैनेट और उस ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं कहता हूँ कि हर प्लैनेट क्या है, हर प्लैनेट का मास और साइज अलग अलग है, सही बात है ना, हर प्लैनेट का मास और साइज कैसा है, अलग अलग है, मतलब उसकी जी की वैल्यू भी क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। जैसे अगर बात करूँ मैं मून की, मून भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, तो अगर मैं मून पे जाता हूँ तो मुझे क्या महसूस होगा, कितना ग्रेविटी महसूस होगा, तो हमारे अर्थ की ग्रेविटी 9.8 है, इसको 6 से अगर तुम डिवाइड कर दोगे इतनी ग्रेविटी महसूस होगी कहाँ पे तुम्हें, मून पे, याद रखना। मतलब हमारी अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 होता है कहाँ पे, मून पे। अगर हम सिंपल से अगर मैं बात बोलूँ तो मान लो अगर हमारे अर्थ का ग्रेविटी अगर 10 है, अगर हमारी अर्थ का ग्रेविटी कितना है 10 है, तो मून पे ग्रेविटी कितना होगा 1 पॉइंट समथिंग, मतलब क्या बोलूँ मैं 4 कितना बचेगा 1.6 होगा। मतलब सोचो 9.8 को मैं क्या बोल सकता हूँ, हमारे अर्थ पे ग्रेविटी 9.8 है, 9.8 मीटर स्क्वायर। और यहाँ क्या लिखा है कि मून की जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ के 1/6 होती है, मतलब 1/6 अर्थ के। 9.8 को मैं क्या मान सकता हूँ 10 मान सकता हूँ, तो 10/6। जब इसको तुम डिवाइड करोगे तो आंसर कुछ 1.6 समथिंग आएगा। इसका मतलब ये है कि मून पे ग्रेविटी क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, मतलब वहाँ पे एक जंप मारोगे तो महसूस होगा कि सुपरमैन हो चुके, एकदम लाइट फील होगा। ओके आगे चलते हैं, क्या होता है मास और क्या होता है वेट। देखो क्या लिखा है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। मैं कहता हूँ कि मान लो ये बॉल है, तो इस बॉल में छोटे छोटे कितने पार्टिकल्स है, छोटे छोटे कितने मैटर है, इन सबको मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, इस बॉल का मास इतना है। आगे मास का जो SI यूनिट होता है, क्योंकि मास को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वजन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वजन और मास में फर्क होता है, याद रखना। वजन बताऊंगा, वजन को हम लोग वेट बोलते हैं, ठीक है। जो SI यूनिट है मास का वो क्या है, kg है। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, मतलब मास कौन सा क्वांटिटी है, मास एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या, इसके पास सिर्फ क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो। डायरेक्शन होगा क्या इसका, नहीं। इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर। मैं कह रहा हूं कि अगर
अगर पृथ्वी पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास अगर 5 किलो है, तो वो चांद पे जाए, वो जुपिटर पे जाए, सैटर्न पे जाए, कहीं पे जाए, उसका मास हमेशा कितना होगा? 5 किलो। अगर है अर्थ पे तो 5 किलो ही रहेगा, 10 किलो है अर्थ पे तो 10 किलो ही रहेगा, मतलब हर जगह क्या रहेगा? सेम रहेगा। इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज इवन व्हेन वी गो एन अदर प्लैनेट। इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो जाती, अगर कभी चेंज नहीं होती अगर तुम किसी और प्लैनेट पर भी चले गए तो। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, इफ द मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज द मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इसी की मास की मदद से हम लोग क्या करते हैं? इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। इनर्शिया क्या होता है तो याद रखना, इनर्शिया का मतलब होता है टेंडेंसी टू चेंज द पोजीशन या फिर चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन। मैं कह रहा हूँ ये एक पतला लड़का है और यहाँ पे एक बहुत ही मोटा लड़का है, तो बताओ किसके पोजीशन को चेंज करना, किसके स्टेट याद रखना। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? चेंज, टेंडेंसी टू चेंज द स्टेट। क्या होता है इनर्शिया का मतलब सुनो क्या होता है? टेंडेंसी टू चेंज द स्टेट। मैं कहता हूं कि ये पतला लड़का, ये मोटा लड़का, दोनों रेस्ट पोजीशन पे। तो तुम मुझे बताओ पतले लड़के और मोटे लड़के में से किसका स्टेट चेंज करना है? ये कौन सा स्टेट पे? रेस्ट स्टेट पे। तो किसका स्टेट चेंज करना आसान है? तो पतले को एक टापली दूंगा मैं, पतला हिल जाएगा। इसका मतलब क्या? पतले का जो इनर्शिया है बहुत ही कम है। इनर्शिया का मतलब क्या? मास भी तो कम है उसका। तो मैं कह सकता हूँ मास और इनर्शिया नथिंग बट क्या है, मैं बोलूँ तो एक दूसरे के क्या है? इंटर रिलेटेड है। तो याद रखना। आगे वेट क्या होता है? तो वेट एक ऑब्जेक्ट है जो, मतलब नॉर्मली बोलूँ तो वेट क्या है? वेट ऑब्जेक्ट नहीं है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैं कहूँ वेट क्या है तो वेट बोल सकते हो सिंपल सा एक तरह का क्या है? फोर्स है। वेट का मतलब ही होता है फोर्स। और क्या लिखा है इधर? हमें मालूम है कि फोर्स का जो SI यूनिट दिया नहीं है शायद से, चलो मैं बोलता हूँ नॉर्मली। वेट क्या है? तो वेट एक तरह का फोर्स है और हमें मालूम है जैसे फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो वेट का यूनिट भी क्या होगा? न्यूटन। मास हर जगह सेम होता है, लेकिन वेट क्या होता है? हर जगह चेंज होता रहता है, याद रखना। आगे चलते हैं। व्हाट इज फ्री फॉल? फ्री फॉल क्या होता है? टेक अ स्मॉल स्टोन, एक पत्थर लो अपने हाथों में और क्या करो? विच फोर्स आर एक्टिंग ऑन द स्टोन, नाउ रिलीज द स्टोन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, व्हाट द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन, यू रिलीज इट। मैं कह रहा हूं कि मान लो एक बिल्डिंग पे खड़े हो जाओ और अपने हाथों पे एक पत्थर ले लो। अपने हाथ में क्या ले लो? एक पत्थर ले लो। जब तक तुम अपने हाथ में पत्थर लिए हो तो पत्थर को नीचे कौन खींच रहा है? ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है उसको, नीचे क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल पुल। लेकिन तुम्हारे हाथों ने उस पर कौन सा फोर्स लगाया? एक नॉर्मल फोर्स लगाया, जिससे वो बैलेंस है, जिससे क्या है? बैलेंस है। लेकिन जैसे तुम अपना हाथ हटाते हो तो पत्थर गिरना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होगा कि नहीं होगा? क्यों गिर रहा है वो? क्योंकि उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? अब सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। वी नो दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू द अर्थ एक्ट ऑन ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट। हम सबको मालूम है कि हर ऑब्जेक्ट पे कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटी का फोर्स लगता है। व्हेन वी वेर होल्डिंग द स्टोन इन आवर हैंड, द स्टोन वाज एक्सपीरियंसिंग दिस force, but it was balanced by a force that we are applying on it opposite direction. As a result, the stone remained. क्या देखना, मैं सिंपल से बताता हूँ क्या होता है। देखो फ्री फॉल क्या है। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं बहुत ऊंचे बिल्डिंग पे खड़ा हूँ और मैंने अपने हाथ में पत्थर ले लिया, ऊंचे नहीं मतलब इधर भी अगर खड़ा हूँ तो वही फ्री फॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। पर समझा रहा हूँ मैं, अगर मान लो मैं इस बिल्डिंग के 4th फ्लोर पे खड़ा हूँ, कौन से फ्लोर पे खड़ा हूँ? 4th फ्लोर पे, और मेरे हाथ में चलो ये स्टाइलर है, इधर ही पकड़ लेते हैं, ये स्टाइलर है, ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? हमने पढ़ा कि हर बॉडी पे क्या लगता है? एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। इस स्टाइलर और इस अर्थ के सरफेस, अर्थ जो है नीचे, ये क्या कर रहा होगा? इस स्टाइलर को अपनी तरफ खींच रहा होगा। कौन से फोर्स से? ग्रेविटेशनल फोर्स से। फिर भी ये गिर रहा है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ पे है और मेरा हाथ क्या कर रहा है? इसको ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। कौन सा फोर्स लगा रहा है? नॉर्मल फोर्स। लेकिन जैसे अपने हाथ को मैं पीछे करूंगा, अब इस पर सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और धीरे धीरे क्या होने लगेगा? नीचे गिरने लगेगा। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटी के कारण या उसके इन्फ्लुएंस के कारण अगर वो फॉल होने लगे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्री फॉल। क्या कहते हैं? फ्री फॉल। और याद रखना, फ्री फॉल में जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होता है वो 0 होता है, और जब वो नीचे गिरता है तो क्या होता है? अब नीचे गिर रहा है तो पृथ्वी क्या कर रहा है? अपनी तरफ खींच रहा है, फोर्स लगा रहा है। और जब फोर्स लगता है तो क्या होता है? एक्सेलरेशन देखने को मिलता है, और इसी एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? जी। क्या बोलते हैं? जी। लेकिन ये बॉल जब नीचे गिर रहा है
अगर ये बॉल जब नीचे गिर रहा है तो इसमें जो जी लग रहा है क्या हो रहा है, ये प्लस हो रहा है। प्लस मतलब क्या, धीरे धीरे इसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर मैं बॉल लेता, अगर ऊपर फेंकता तो धीरे धीरे वेलोसिटी कम होता है। वेलोसिटी कम होना मतलब एक्सेलरेशन कम होना, एक्सेलरेशन कम होना मतलब जी माइनस में होना। लेकिन मैं कह रहा हूँ कोई ऑब्जेक्ट है जो ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब उसका स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी होगा क्या होगा, जीरो होगा। और जब वो नीचे आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, होता है ना। अब मैं अपने सर पे इतने ऊपर से अगर पत्थर छोड़ता हूँ कम चोट लगेगा, और ऊपर छोड़ूंगा चोट जो होगा बढ़ते जाएगा। मतलब बोलते हैं ना, जितना हाइट ऊपर जाएगा उसका जो इफेक्ट होगा मेरे सर पे उतना ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जब जितना हाइट ऊपर जाता है उतनी तेज़ी से इसकी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है, उतना ग्रेटर वेलोसिटी से वो नीचे आता है। मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है। चेंज होना मतलब क्या, एक्सेलरेशन। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर है, जी के बराबर है। तो अगर अर्थ की तरफ कोई चीज़ आ रहा है तो उसको हम लोग लिखते हैं प्लस जी, और अर्थ के अपोजिट में कोई चीज़ जा रहा है तो वहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस जी। आगे देखो, काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है, काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरा क्या है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो अकॉर्डिंग टू द फ्री फॉल ये सारे इक्वेशन को मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ। कैसे, देखो कैसे। v मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी। जब वो पत्थर नीचे आ रहा था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर थी, और जिस वेलोसिटी से आ रहा है वो कौन सी वेलोसिटी होगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी। तो मैं कहूँगा फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। ओके, पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, अभी हमने पढ़ा जीरो होता है, प्लस ए किसके बराबर होता है, जी के, और इधर आ गया टी। मतलब मैं कह सकता हूँ फ्री फॉल में जो फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन होगा वो क्या होगा, v इज इक्वल्स टू जी टी, v इज इक्वल्स टू जी टी। अगर सेकंड देखा जाए, सेकंड में क्या होगा, u जीरो हो जाएगा, u जीरो तो t भी जीरो, ये पूरा जीरो हो गया तो बचा क्या, हाफ, और ये को हम लोग क्या लिखते हैं, g, इधर आ गया टी स्क्वायर। उसी तरह v स्क्वायर कुछ ना कुछ तो होगा, u स्क्वायर पूरा क्या हो जाएगा, जीरो, तो बचेगा 2, और ये को हम लोग क्या लिखते हैं, g, और इधर आ गया s। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। फ्री फॉल समझ में आया, क्या होता है फ्री फॉल, जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के इन्फ्लुएंस के कारण, मतलब ग्रेविटी के कारण अगर वो नीचे की तरफ गिर रहा है, इस लोग क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये न्यूमेरिकल्स देखते हैं। क्या बोला इस न्यूमेरिकल में, एक आयरन बॉल है जिसका मास है 3 kg। मास कितना है, 3 kg। इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट ऑफ 125 मीटर। इस आयरन बॉल को ऊपर से रिलीज किया जा रहा है, जमीन से कितना ऊपर से, 125 मीटर के हाइट से। तो इस हाइट को मैं क्या बोल सकता हूँ, इस बॉल को जमीन तक आने में कितना डिस्प्लेसमेंट करना पड़ा, 125 ना, तो मैं लिख सकता हूँ एस इजिकल्स टू कितना दिया मुझे, 125 मीटर। एंड फॉल फ्रीली, मतलब कह सकता हूँ इधर क्या हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है। ओके, फ्री फॉल मतलब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के इन्फ्लुएंस के कारण, मतलब ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के कारण नीचे की तरफ आ रहा है। एज्यूम करने की जो जी है वो क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। देखो ध्यान से, हमें एस दिया है, जी दिया है। पहले तो ये चीज कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसको हम लेंगे ही नहीं, ठीक है। एस दिया, जी दिया है, तो इससे एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था काइनेमेटिकल का। सेकंड इक्वेशन क्या होता है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पर हम पढ़ क्या रहे हैं, फ्री फॉल। फ्री फॉल में एस का एस रहता है, फ्री फॉल में u क्या होता है, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। तो मैं कह सकता हूँ इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। जीरो है इसका मतलब क्या, ये पूरा जीरो हो गया, ये पूरा जीरो हो गया। फिर क्या बचेगा, हाफ, और a कितना रहेगा मेरे लिए, a। हमने पढ़ा था कि अगर कभी मतलब फ्री फॉल पढ़ेंगे तो जो एक्सेलरेशन होता है वो g के बराबर होता है। इधर क्या आ जाएगा, g, और ये आ गया अपना टी स्क्वायर। अब मुझे बताओ s कितना दिया है, 125 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू g कितना दिया है, 10 इंटू टी स्क्वायर। क्या होगा, कितने बार में आएगा ये, 5 बार में। ये 5 इंटू इधर आया तो क्या होगा, डिवाइड, इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो कितना बचेगा बताओ मुझे, 5 से 25 का कितना जाएगा, 25, और 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। मतलब कितना टाइम लगेगा उसको, 5 सेकंड लगेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। मतलब टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, उसको ऊपर से ग्राउंड तक आने में कितना सेकंड लगेगा, 5 सेकंड लगेगा। या बोला वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन द रीचिंग द ग्राउंड। जब वो बॉल नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ग्राउंड से जब टकरा रहा है तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो हमारा क्या लगेगा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। हमें मालूम है u क्या है, जीरो, और a हमारे लिए क्या है, जी टी। a हमारे लिए क्या है, g है, और बगल में आ गया t। अब देखो g की वैल्यू 10 है, और अभी हमने टाइम निकाला कितना, 5, तो 10 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इजी है कि हार्ड है, सिंपल सा बता मुझे, इजी है या हार्ड है। एक मिनट देखने का वीडियो चालू भी है कि नहीं। हाँ चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। एक टेनिस का बॉल है। अब देखो क्वेश्चन देखो कितना अलग है।
इसमें ये ऊपर से नीचे आ रहा है, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा तो उसकी u की वैल्यू 0 रहेगी और a क्या रहेगा, g रहेगा। अब यहाँ क्या बोला है, एक टेनिस बॉल है, इसको मैं थ्रो कर रहा हूं ऊपर की तरफ, मतलब ये बॉल कैसा जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। और लाइफ में देखना, कभी भी कोई चीज नीचे से ऊपर जाता है तो उसकी v की वैल्यू ऊपर क्या होती है, 0। और जब वो नीचे से ऊपर जा रहा है उसकी a की वैल्यू क्या रहेगी, -g रहेगी। ये सब याद रखना है तुम लोग को। आगे, और कितना हाइट रीच कर रहा है वो, कितना हाइट मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट किया उसने, 4.05 मीटर। ओके, व्हाट वाज, क्या बोला यार, बिफोर कमिंग डाउन व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी, हमें क्या निकालना है, u निकालना है। हाउ मच टोटल टाइम विल इट टेक टू कम डाउन, टोटल टाइम मतलब क्या, इसे नीचे से ऊपर जाने में कितना समय लगा और ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगा, इसको बोलते हैं टोटल टाइम। ओके, निकालते देखो ध्यान से, कैसे निकालेंगे इसको, क्या करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये है काइनेमेटिकल का थर्ड इक्वेशन। तुम बोलोगे अब कैसे लगा दे रहा हूँ मैं सब फॉर्मूले, अरे सिंपल सी बात है, हमें v दिया है, u निकालना है, हाँ u निकालना है, s दिया है, a दिया है, a दिया है, क्योंकि हमें मालूम है a हमारा कितना है इधर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, g हमारा कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसलिए मैं ये इक्वेशन ले रहा हूँ। कि मैंने चेक किया, मेरे गिवन में से इसमें से बहुत कुछ मैच हो रहा है, सिर्फ ये नहीं मैच हो रहा है, मतलब इसको मैं निकाल सकता हूँ। कहने मतलब ये सारा चीज़ दिया है, सारा चीज़ देखो, v दिया है 0, 2 का तो मालूम ही है, a कितना दिया है 10, s कितना दिया है 4.05, मतलब u निकल जाएगा ना, समझ में क्या, क्यों मैं ये सब ले रहा हूँ काइनेमेटिकल, इसमें तीसरा ही क्यों लिया, इसमें पहला ही क्यों लिया, इसमें दूसरा ही क्यों लिया, चेक करने का कि तुम्हारे गिवन में क्या दिया है और इस गिवन से क्या सुटेबल है, कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन सुटेबल है। और जिस काइनेमेटिकल इक्वेशन में कोई एक चीज़ नहीं है और बाकी सब है, वो उसका इस्तेमाल कर लो, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, अगर कोई चीज़ नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो v स्क्वायर क्या होगा, v क्या होगा 0, तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2, a क्या होगा -g और s। अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये पूरा माइनस इधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो मैं कह सकता हूँ u स्क्वायर क्या हो जाएगा 2gs। अब आगे देखो, 2 इंटू g कितना दिया है 10, s कितना दिया है 4.05, क्या हो जाएगा 2 10 20 इंटू 4.05, चलो देखते कितना आएगा, 2 5 10, 2 0 ये आ गया, 2 4 8 और ये 0, और कितना नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट, मतलब 81 आया, कितना आया 81, मतलब u स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 81, और 81 किसका स्क्वायर है 9 का। तो मैं कह सकता हूँ इनिशियल वेलोसिटी कितना है, जब मैं उस टेनिस बॉल को फेंका होगा तो मेरी जो शुरुआती वेलोसिटी होगी कितनी होगी, 9 मीटर पर सेकेंड। अब क्या निकालना है कि कितना टाइम लग रहा है उसको आने या फिर जाने में, जो भी है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 लगा दो, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 लगा दो, निकल जाएगा। कैसे, लेकिन अगर मैं ये लगाता हूँ फॉर्मूला, हाँ ठीक है, v हमारे, क्यों ये लगा रहा हूँ फॉर्मूला वापस देख लो, क्योंकि v हमारे लिए 0 है, और अभी मैंने u कुछ देर पहले निकाला कितना 9, प्लस a हमारे लिए क्या है -g है, वो भी वैल्यू दिया ही अपने को, तो t निकल जाएगा ना। क्लियर है नहीं क्लियर है, तो याद रखना कि कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाना है, कैसे मालूम चलेगा, तो पता करो कि कौन से इक्वेशन में कौन सा गिवन डाटा डालने से कोई एक बच रहा है, अगर कोई एक बच रहा है तो निकल जाएगा। इसमें देखो कौन बच रहा है, क्योंकि जी की वैल्यू तुम्हें मालूम ही है, जी की वैल्यू कितनी है 10 है, तो हम टी तो निकाल ही लेंगे ना। देखो क्या होगा, 0 इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस 9 माइनस इधर क्या आ गया 10t, क्या आ गया 10t। एक काम करो, -10t को यहाँ ले लो तो क्या हो जाएगा 10t इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब क्या करो 10 इंटू इधर क्या, तो क्या होगा डिवाइड, तो कितना आंसर आएगा 0.9 सेकेंड। मतलब इस बॉल को, टेनिस बॉल को नीचे से ऊपर जाने में कितना समय लगा 0.9 सेकेंड। तो याद रखना, किसी चीज़ को नीचे से ऊपर जाने में जितना समय लगता है, ऊपर से नीचे आने में भी उतना ही समय लगता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो टोटल टाइम है वो इस टाइम का क्या होगा, ये टाइम किसका है, ये ऊपर जाने का टाइम है, अब टाइम है ये। तो मैं बोल रहा हूँ जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना समय नीचे आने में लगता है, मतलब टोटल टाइम कितना होगा 2 इंटू टी, मतलब 2 इंटू 0.9 कितना होगा 1.8 सेकेंड। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अरे यार इजी है सब चीज़ें, आगे चलते हैं। आगे क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मैं सिंपल सा बताता हूँ क्या लिखा है इसमें। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है, मैं नॉर्मल सा बात बता रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी पहले क्या होता है,
पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी एनर्जी जो स्टोर फॉर्म में है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, स्टोर्ड फॉर्म में है। मैं कहता हूं कि मान लो ये अर्थ का सरफेस है और अर्थ के सरफेस पर अगर मैं बॉल रखा हूं तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। h मतलब होता है हाइट। अगर ये सरफेस से ऊपर गया ही नहीं है मतलब इसका हाइट क्या है, 0। अगर हाइट 0 है तो पूरा क्या हो जाएगा, 0, मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, 0। मतलब जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, चेंज होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या कहता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहता है कि सीधे एक फॉर्मूले को याद कर लो, -gmm/r+h। ये तुम्हारा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इसमें कुछ पेपर में सब कुछ आता नहीं है टॉपिक, फॉर्मूला बस याद रखो, क्योंकि इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, स्केप वेलोसिटी को प्रूव करने वाले हैं। ओके, आगे स्केप वेलोसिटी क्या होता है, एक ऐसी वेलोसिटी जिसकी मदद से हम लोग क्या करें, जैसे बोलता ना, मैंने बॉल लिया, मैंने फेंका, पत्थर लिया फेंका, पर ऐसा कुछ कभी हुआ है क्या कि तुमने पत्थर फेंका और नीचे ही नहीं आया, कभी हुआ है ऐसा, हो नहीं सकता है। अगर नीचे नहीं आया तो भाई किसी का तुमने कुछ फोड़ फाड़ दिया होगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, अच्छा ही बोल रहा हूँ, ठीक है। स्केप वेलोसिटी क्या है, तो स्केप वेलोसिटी एक ऐसा वेलोसिटी जिसमें अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को फेंको और वो ऑब्जेक्ट अर्थ कि जो ग्रेविटी का जो इन्फ्लुएंस है उसको छोड़कर वो अर्थ के सरफेस से, या फिर बोल रहा हूं मैं अर्थ के पूरा अर्थ से बाहर चला जाए, एक ऐसी वेलोसिटी, मतलब मान पत्थर मेरे हाथ में और उसको मैंने एक ऐसी वेलोसिटी से फेंका और वो क्या कर दिया, अर्थ को स्केप कर दिया, मतलब अर्थ से बाहर चला गया, स्पेस में चला गया। तो जिस वेलोसिटी से मैंने फेंका है उस वेलोसिटी को क्या कहता हूं मैं, स्केप वेलोसिटी। दो क्या लिखा है, वी हैव सीन दैट व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड इट वेलोसिटी डिक्रीज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल ऑफ द अर्थ। हम सब जानते हैं कि जब हम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो उसकी जो वेलोसिटी है घटने लगती है। क्यों, क्योंकि नीचे से पॉइंट घिसता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स। द वेलोसिटी बिकम 0 आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन हाइट। और जैसे ही वो कुछ हाइट पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 हो जाती है। एंड आफ्टर दैट द बॉल स्टार्ट फॉलिंग डाउन, और उसके बाद बॉल क्या होता है, वो वापस जमीन पे गिरना स्टार्ट कर देता है। इट्स मैक्सिमम हाइट डिपेंड ऑन द इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर मैं नॉर्मली कहूं कि तुम बॉल को कितना ऊपर फेंकने वाले हो, वो किस पे डिपेंड करता है, उस जब तुमने बॉल को फेंका उस समय उस बॉल की स्पीड कितनी थी, मतलब उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी। जितनी ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी रहेगी बॉल उतना ऊपर जाके गिरेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए हमने इस्तेमाल किया न्यूटन का थर्ड इक्वेशन, v² = u² + 2as। अगर नॉर्मल सी बात करता हूँ मैं कि जब मैं किसी चीज़ को नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ तो नीचे से जब मैं ऊपर की तरफ फेंकता हूँ तो याद रखना, नीचे से अगर कोई चीज़ ऊपर की तरफ जाता है तो v क्या होता है, 0। तो सीधे सीधे क्या लिख दूंगा मैं इधर, 0। u² प्लस का प्लस 2 का 2। और मैंने बताया अगर कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो उसकी a की वैल्यू क्या होती है, -g होती है। तो एक जगह पे क्या लूंगा मैं, -g, और यहाँ आ गया s। तो क्या हो जाएगा ये आगे चल के, क्या हो जाएगा आगे चल के, u² प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2gs, और यहाँ क्या बचेगा, 0। इस -2gs को यहाँ ले लो तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2gs = u²। अब मैं क्या कहता हूँ, s को इधर ध्यान दो, s को इधर ध्यान दो, तो क्या होगा, ये 2g इंटू और इधर क्या तो क्या होगा, डिवाइड। कहने का मतलब s मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। कोई बॉल जमीन से कितना ऊपर जाने वाला है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, u पे, क्योंकि ग्रेविटी तो कांस्टेंट होता है, 2 तो कांस्टेंट है, मतलब डिपेंड किस पे कर रहा है कि तुम उस बॉल को कितने वेलोसिटी से फेंक रहे हो। शुरुआती वेलोसिटी तुम्हारा कितना है उस बॉल को फेंकने का। जितना ज़्यादा, अभी मैं कह रहा बॉल है मेरे हाथ में, जितना ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी होगा उतना बॉल क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। मतलब बॉल का जो मैक्सिमम हाइट है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, फाइनल की इनिशियल, याद रखना इनिशियल, क्योंकि फाइनल तो 0 होता है ना ऊपर जाने के बाद। दस द हायर इनिशियल वेलोसिटी, अगर जो u की वैल्यू है, जो इनिशियल वेलोसिटी है, अगर ज़्यादा है, द लार्जर द हाइट रीचड बाय द बॉल, तो बॉल क्या करेगा, उतना ज़्यादा हाइट कवर करेगा। द रीजन फॉर दिस इज द हायर द इनिशियल वेलोसिटी द बॉल विल अपोज द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ मोर एंड लार्जर विल बी हाइट टू वीट कैन रीचेस। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो क्या करेगा, बॉल ग्रेविटी को बहुत देर तक क्या कर पाएगा, बोल सकते हैं अपोज कर पाएगा, और मैक्सिमम हाइट क्या कर पाएगा, कवर कर पाएगा। We have seen above that the value of G keep decreasing as we go higher above the surface। हमने पढ़ा भी था कि हम जब माउंट एवरेस्ट पे चढ़े, फिर हॉट एयर पे बलून पे चढ़े, फिर हम लोग वेदर सैटेलाइट पे चढ़े, फिर कम्युनिकेशन सैटेलाइट पे चढ़े, तो हमने क्या देखा, G की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही थी, कम हो रही थी। Thus the force pulling the ball downward decrease as the ball goes up। मतलब जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगा, मैंने बहुत इनिशियल वेलोसिटी बहुत लगा दिया, और बॉल जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो जी की वैल्यू भी क्या होगी, मतलब जो खींचने का जो ताकत होगा भी क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। इफ़ वी
कीप इंक्रीजिंग द इनिशियल वेलोसिटी, और मैंने वेलोसिटी बढ़ाया और मैंने वेलोसिटी बढ़ाया, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब मेरा जो बॉल है इस अर्थ की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस को अपोज कर कर ओवरकम कर कर क्या करेगा, पृथ्वी के बाहर चले जाएगा। तो उस समय जो वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी को मैं कौन सा वेलोसिटी कहूंगा, एस्केप वेलोसिटी। क्या लिखा है, द बॉल इज ओवरकम द डाउनवर्ड पुल बाय द अर्थ एंड कैन एस्केप द अर्थ फॉरएवर, विल नॉट फॉल बैक ऑन द अर्थ, दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। तो मैंने पहले इनिशियल वेलोसिटी लगाया, मैं इनिशियल वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, इतना ज्यादा होगा कि वो अर्थ के इन्फ्लुएंस को अपोज कर दे और एक ऐसा टाइम आए कि वो अर्थ के सरफेस के बाहर चला जाए, अर्थ से बाहर चला जाए। इसी तो जिस वेलोसिटी से वो बाहर जा रहा है, क्योंकि बार बार जब मैं बॉल फेंका तो उसकी वेलोसिटी 0 जा रही थी, लेकिन मैं कह रहा हूं जिस वेलोसिटी से वो बाहर चला गया उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। देखो क्या लिखा है इधर, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, डायरेक्ट बताता हूं मैं। ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, क्योंकि पहले तो सर्फेस ऑफ द अर्थ पे ना, मतलब पहले वो चीज कहाँ शुरू हो रहा है, अर्थ से शुरू हो रहा है, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, और जा कहाँ रहा है, अर्थ के बाहर जा रहा है, बहुत दूर जा रहा है अर्थ से। यही दो है ना, मैं उस बॉल को फेंक रहा हूँ अभी कहाँ पे, मैं अगर मैं अर्थ के सरफेस पे हूँ तो मैं कह सकता हूँ ये बॉल कितना ऊपर है, थोड़ा ही तो ऊपर है, 1-2 मीटर ऊपर है अर्थ के सरफेस से, मतलब मैं कहूँगा इसको नेगलेक्ट कर सकता हूँ, मैं कह दूंगा ये बॉल कहाँ पे, सरफेस पे ही है। तो सरफेस पे अगर बॉल है और उस बॉल को मैं कहाँ फेंक रहा हूँ, इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, अर्थ के बहुत दूर फेंक रहा हूँ। तो दो केस है हमारे पास, अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv², और ये जो हाफ mv² है, v है जो वेलोसिटी है, वो कौन सी वेलोसिटी होगी, एस्केप वेलोसिटी। और अभी मैंने बताया कि जो उसमें हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसको डीप में नहीं पढ़ना है, बस फॉर्मूले के लिए पढ़ना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -Gmm/r। तो टोटल एनर्जी किसे बोलते हैं, जब हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को सम करते हैं। तो देखो ध्यान से, इसमें काइनेटिक एनर्जी हमारे लिए क्या है, हाफ mv² प्लस, तो प्लस, हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या है, -Gmm/r, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वेट अ मिनट, तो हमारा टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, देखो बता देता हूँ, साइड में बताता हूँ मैं। काइनेटिक एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ mv², और जो वेलोसिटी है कौन सी वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, और पोटेंशियल एनर्जी कितना है, -Gmm/r। तो टोटल एनर्जी किसे बोलते हैं, टोटल एनर्जी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को सम करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ mv², और प्लस चेंज हो जाएगा क्योंकि इसके पास माइनस का साइन है, -Gmm/r। याद रखना, ये कहाँ, ये जो टोटल एनर्जी है कहाँ की है, ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से बाहर चले जा रहा है, बाहर चले जा रहा है मतलब क्या, अगर कोई ऑब्जेक्ट बाहर चला गया तो अगर स्पेस के बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा, रुक जाएगा। वो पृथ्वी से बाहर गया तो रुक जाएगा ना, क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर जाने के बाद रुक जाता है, रुक गया, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0। और अभी तुमने फॉर्मूला पढ़ा कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -Gmm/r, r मतलब क्या होता है, हाइट। अब एक ऐसा टाइम आएगा जब तुम बहुत 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 दूर चले जाओगे, मतलब जो तुम्हारा हाइट होगा वो इन्फिनाइट हो जाएगा। और जब भी किसी अपॉन से इन्फिनाइट होता है तो उसका आंसर हमेशा कितना आता है, 0 आता है, याद रखना। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तब टोटल एनर्जी क्या होगा, तब टोटल एनर्जी का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों 0-0 है, तो टोटल एनर्जी भी क्या होगा, 0। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। मतलब सरफेस पे वही एनर्जी इतना है, सरफेस पे वही एनर्जी इतना है, और वही ऑब्जेक्ट जब बाहर चल जा रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी हो जा रही है, 0। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कभी खत्म होती है क्या, नहीं ना। तो मैं कह सकता हूँ, अरे मतलब खत्म बोल रहा हूँ, एनर्जी हर जगह सेम होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो सरफेस की एनर्जी है और जो हमारा अर्थ के बहुत वो ऑब्जेक्ट जब अर्थ से बहुत दूर चल जा रहा है तो उसके अंदर जो एनर्जी है वो दोनों एनर्जी क्या होगी, बराबर होगी। क्योंकि हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कभी खत्म नहीं होता, कभी बनता नहीं है, ना ही कभी डिस्ट्रॉय होता है, ना ही कभी क्रिएट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि सरफेस में जो एनर्जी है भले कुछ है, बाहर गया 0 हो गया, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि दोनों एनर्जी क्या है, सेम है। तो चलो, सरफेस में एनर्जी कितनी थी, इतनी थी ना, कितनी, हाफ mv² एस्केप इजिकल -Gmm/r, और बाहर पे मतलब बहुत दूर जाने के बाद कितनी हो गई थी, एट इन्फिनाइट डिस्टेंस कितनी हो गई थी, 0। मतलब यहाँ लिख दूंगा 0। ये माइनस वहाँ गया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये स्मॉल m कट गया,
हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि मैंने कौन से ऐसी वेलोसिटी से फेंका जिससे वो स्केप कर गया, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं स्केप वेलोसिटी। मतलब हमने एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं किसके लिए, स्केप वेलोसिटी के लिए। तो क्या करेंगे, 2 क्या हो रहा है, डिवाइड हो गया तो क्या होगा, इनटू, तो फॉर्मूला बन जाएगा 2gm/r। और हमें स्केप वेलोसिटी चाहिए, इसलिए क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ स्क्वायर रूट कट जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लूंगा, यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लूंगा, तो ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, क्या बचेगा, स्केप वेलोसिटी। तो यहाँ क्या आएगा, √2gm/r। ये बन गया एक फॉर्मूला, ये बन गया एक फॉर्मूला। ये फॉर्मूला किसका है, स्केप वेलोसिटी का। अगर तुम्हें, जैसे मान लो तुम अभी पृथ्वी पे हो, अगर तुम्हें पृथ्वी का मास मालूम है, पृथ्वी और उस ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस मालूम है, तुम पुट कर दो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कितने स्पीड, मतलब कितने वेलोसिटी से फेंकोगे तो कोई ऑब्जेक्ट बाहर चला जाएगा। अगर इसको चाहो तो तुम मॉडिफाई भी कर सकते हो, ऊपर r से इंटू कर दो, नीचे r से इंटू कर दो। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा √2gm/r क्या हो जाएगा, r²। और gm/r² क्या होता है, हम सबको मालूम है, gm/r² का मतलब होता है ग्रेविटी। तो इसके जगह पे खाली दूंगा मैं g और इधर आ गया r। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। इसका मतलब ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, फॉर्मूला कब लगाएंगे, अगर मुझे प्लैनेट का मास दिया है, उस प्लैनेट और उस ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस दिया है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। या फिर मुझे अगर दिया है, सिंपल सा बोलूँ मैं, ग्रेविटी दिया है उस प्लैनेट का, g की वैल्यू दिया है, और r मतलब क्या, उस प्लैनेट और उस ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी दी है, तो मैं करूँगा ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर अपने अर्थ में अर्थ का पुट किया जाए, मतलब अर्थ की वैल्यू पुट किया जाए कि अर्थ का जी का वैल्यू 9.8 है, आर का वैल्यू 6400 किलोमीटर है, अगर मैं पुट करता हूं तो पुट करने के बाद जो स्केप वेलोसिटी का आंसर आता है वो आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी से स्केप करना है तो कितनी वेलोसिटी चाहिए, तो वो ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में इतना तेज जाना चाहिए ऑब्जेक्ट कि वो 1 सेकंड में कितना किलोमीटर ट्रेवल करना चाहिए, 11.2 सेकंड, अरे 11.2 किलोमीटर। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट पृथ्वी पे 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है, इतनी स्पीड या फिर इतने वेलोसिटी से ट्रेवल कर लेता है, तो वो क्या करेगा, पृथ्वी को स्केप कर जाएगा और स्पेस में चला जाएगा। द स्पेस क्राफ्ट विच आर सेंट टू द मून और अदर प्लैनेट हैव टू हैव देयर इनिशियल वेलोसिटी लार्जर देन द स्केप वेलोसिटी सो दे कैन ओवरकम द अर्थ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एंड कैन ट्रेवल टू दिस ऑब्जेक्ट। इतनी वेलोसिटी से भेजूंगा तो वो अर्थ को स्केप करेगा। तो जो हमारे स्पेस क्राफ्ट होते हैं वो इस स्केप वेलोसिटी से ज़्यादा तेज जाते हैं, तभी तो वो दूसरे प्लैनेट या फिर मून तक पहुंच पाते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर, स्केप वेलोसिटी क्या होता है, याद रखना। स्केप वेलोसिटी का मतलब होता है एक ऐसी वेलोसिटी जो क्या करे, मतलब बोल सकता हूँ मैं नॉर्मली, एक ऑब्जेक्ट की एक ऐसी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी की मदद से वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस को ओवरकम करते हुए, उसको नकारते हुए अर्थ से बाहर चला जा रहा है। इस वेलोसिटी को हम लोग कौन सा वेलोसिटी बोलते हैं, स्केप वेलोसिटी। देखो क्या है कि ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये आप लोग के लिए रात के टाइम पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा बहुत लैग हो सकता है, पर मुझे लगता है कि अगर जहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम आया है, तो मतलब फ्रेंडली तरीके से बता रहा हूँ कि अगर कहीं पे मुझे ऐसा लगा हो कि मैं कुछ लैग किया हूँ, लैग तो मैं करता ही नहीं हूँ, लेकिन बोलते हैं बोलने का तरीका, मैं अभी अकेला बैठा हूँ, अकेला ही बड़बड़ा रहा हूँ, सब कुछ अकेला ही खड़े होकर बड़बड़ा रहा हूँ। तो अगर कुछ ऐसा लगा होगा कहीं पे लैग वीक होगा कि थोड़ा भैया मतलब आपने थोड़ा बोरिंग कर दिया था, फिर सर आपने बहुत बोरिंग कर दिया था इधर, तो मैं कमेंट करना मुझे, क्योंकि मुझे कमेंट चाहिए भाई। मैं कमेंट देखकर, दूसरे की बुराइयाँ देखकर मैं अपने अंदर एक बोलते हैं ना एक सकारात्मक विचार और सकारात्मक बिहेवियर लेकर आता हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने क्लास 10th के स्टूडेंट्स या फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर आपके क्लासेस का कोई ग्रुप होगा, आपके स्कूल का कोई ग्रुप होगा, उस ग्रुप के क्या बोलूँ मैं, उस ग्रुप में भी मेरे इस YouTube वीडियो का लिंक डालना और अपने दोस्तों तक पहुँचाना। ओके देन थैंक यू। आप लोगों ने अगर एंड तक देखा है तो थैंक यू, अगर बीच में स्किप करते करते एंड तक आए हो तो कोई थैंक यू इंक्यू नहीं। ध्यान से पढ़ो, अच्छे से सब कुछ देखो। स्किप कर करके जो एंड तक आया है ना भाई, सोच लेना 60 डे चैलेंज लिया हूँ मैं। अब पेपर में अगर स्कोर करना है सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिजिक्स से थोड़ा बहुत बोरिंग होता है, तो क्या बोरिंग चक्कर में पढ़ाई करना छोड़ दोगे? ओके, तो कल मैं एक नए वीडियो मतलब कल हम लोग साइंस 1 नहीं करेंगे, कल हम लोग साइंस 2 का पहला लेसन करेंगे, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन।
ओके, चलो बाय बाय।